हुआ है क्या? रिकॉर्डिंग मैसेज पहुंचा आप लोगों के पास? हाँ सर। ओके सर। ओके, तो देखो, गुड मॉर्निंग अगेन सर। तो जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस का क्लास है, तो पढ़ेंगे और क्या। तो सर जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस में जो टॉपिक चल रहा था, अगर मैं आपको एक बार जस्ट रिकॉल कराऊं, याद दिला दूं, तो याद है क्या आप लोगों को? लास्ट वीक नहीं हो पाया था लाइव क्लास, लेकिन बिफोर दैट जो चल रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ, बोलो सर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, यही चल रहा था ना? स्टार्ट किया था मैंने। किसी को याद नहीं है क्या? नोट्स तो मैं सभी को शेयर कर दिया था, मुझे जितना याद है सर। है। ओके, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का जो मेन कॉन्सेप्ट में डील हम लोग कर रहे थे, इसका मतलब तो एकदम सिंपल, मैं लेमन की तरह अगर समझाने का कोशिश करूं, स्टैट्यूट का मतलब होता है बेसिकली लॉ, है ना। मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस सोसाइटी में, समाज में, देश के लिए बनाया जाता है, समाज व्यवस्था मतलब सोशल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर, कंट्री, ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल करने के लिए एक रूल होते हैं, है ना। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ स्टैट्यूट्स भी होते हैं, मतलब एग्जैक्टली सब कुछ इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो टॉपिक का नाम है जनरल सॉरी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जो जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ का, लॉ के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ा जाता है सर। सीए इंटर में इसको अदर लॉ, मतलब कंपनी लॉ एंड अदर लॉ का जो पार्ट है उसके अंदर पढ़ा जाता है। अल्टीमेटली सभी को जानना पड़ता है, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या लॉ स्टूडेंट्स को तो जानना पड़ता है, एलएलबी वगैरह या एलएलएम वगैरह जो करते हैं। सो कहने का मतलब है, एज ए प्रोफेशनल यू मस्ट नो व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ एरिया, एंड उसके अंदर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है, मतलब रूल्स रेगुलेशंस को इंटरप्रेट करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट इतना वाइटल है कि आपका जितना सारा लॉ है, ऐसे तो हम लोग बहुत सारा लॉ पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना सर। मतलब अगर मैं आपको जस्ट एक बार फटाफट एक बार दिखाऊं कि आप लोगों का क्या क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर बात करेंगे, ठीक है। जो नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, इसके अंदर आपको एग्जाम्पल, क्वेश्चन आंसर फॉर प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ चालू कर दो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि किसी भी मोमेंट में मैं टेस्ट के लिए बता दूंगा, तो आप लोग रेडी रहना। और मैं टेस्ट का डेट भी डिक्लेयर करूंगा। लास्ट वीक से कुछ पर्सनल रीजन में बिजी होने के कारण मैं डेट डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, बस मुझे 2-4 दिन और समय लगेगा, फिर मैं आपको एवरी वीक का टेस्ट का डेट डिक्लेयर करूंगा, ठीक है। हर हफ्ता जो टेस्ट होगा आप लोगों का, ठीक है, वो डेट मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है। और बहुत जनों ने मेरे को बेसिकली ये प्रपोजल्स भी दिया है, सर एग्ज़ाम का डेट फिक्स कर दो एवरी वीक, तो मैं वही करने वाला हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये तो मैं अभी आपसे बात करूंगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, इसका सॉरी यस, ये जो इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन वर्ड्स तो वेरी इंपॉर्टेंट। सीएस एग्जीक्यूटिव में जो पेपर का ही नाम दे दिया, एक अलग ही पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव में दे दिया। सीए के केस में तो बस एक टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के नाम पे, बट कंपनी सेक्रेटरीज को एक अलग से ही इसको पढ़ना पड़ता है, एक अलग पेपर ही है इनका 100 मार्क्स का, जिसमें आप लोगों को अगर मैं गो थ्रू कराऊं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अगर बात करूं, तो जस्ट एक बार देख लो आप लोग कि ये जो पूरा पेपर है जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ का, इसमें आपको सोर्स ऑफ लॉ के बारे में जानना पड़ता है। मैं सोर्स ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से बात करूंगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बात कर रहा हूँ, और उसके बाद में जाऊँगा जनरल क्लॉज एक्ट में 1897 में। लेकिन अगर बाकी लॉ की तरफ अगर एक बार मैं देख लूँ सर, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट लिमिटेशन एक्ट, सिविल प्रोसीडियर कोड, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीडियर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, special codes, tribunals and other companies act and other legislations, arbitration and conciliations, Indian stamp act, registration act, right to information technology act। तो ऐसा varieties of act आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। उसमें से मेरे को जितना समझ में आ रहा है सर, 80% कवर कर चुके हैं कि एक्ट क्या है, लॉ क्या है, ठीक है। हार्डली 10-20% का जो भी एरिया है कवर करना थोड़ा मुझे बताना बाकी है, तो मैं करूँगा, ठीक है, धीरे धीरे आऊँगा।
लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात इस बात का है कि कितना सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है वो तो आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा, या फिर कितना मैंने आपको समझाया नहीं समझाया, दैट इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन। बट नाउ पॉइंट इज दैट ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द लॉ। जितना सारा लॉ हम लोग पढ़ते हैं, चाहे अलग अलग जो भी लॉ का नाम ले लो, कुछ लॉ का नाम जैसे जनरल लॉ के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा और भी कुछ लॉ है जो आपको इसके अंदर नहीं है, कहीं और दिख रहा, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ना पड़ता है, जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, है ना। तो चाहे कोई भी लॉ पढ़ो आप, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, चाहे लॉ कुछ भी हो, बिकॉज लॉ को इंटरप्रेट करने का कुछ तौर तरीका होता है, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कुछ नियम होते हैं, नीड फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। और सबसे कुछ बड़ी बात है कि जरूरत है, मतलब नियम तो होता है बट नियम के पीछे उसका रीजन भी होते हैं, नीड भी होता है। तो नीड क्या है, एक स्टैट्यूट को या लॉ को इंटरप्रेट करने का क्या नीड आ जाता है, तो वो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था। अगर आप लोग गो थ्रू किए होंगे, रिवाइज किए होंगे तो बहुत अच्छा सर, आपको हेल्प होगा। अगर नहीं किए हैं तो आज फिर से जब पढ़ोगे तो याद आ जाना चाहिए। Principles of interpretation, aids to interpretation, legal terminologies, रीडिंग बियर एक्ट एंड citation and cases, ठीक है। तो ये केसेस पढ़ते हुए ही चलूंगा सर, ठीक है। आई होप आप लोग अगर मैंने जो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी, अगर आप लोग उसमें भी गो थ्रू करोगे, आप देखोगे कि बहुत सारा केस लॉस भी आपको उसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो एरिया हम लोग इसमें कवर करने जा रहे थे, ठीक है, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू रिलेवेंट टर्म्स के बारे में बात किया मैंने, ठीक है, ऑलरेडी मैंने कर चुका। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिकली जो भी हम लोग लॉ को देखते हैं, स्टैट्यूट्स या रूल्स रेगुलेशंस को देखते हैं, डीड्स या डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं लॉ के अंदर, उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा, मतलब इन सिंपल वर्ड्स में अगर बताया जाए, इंटरप्रेट करने का मतलब क्या है, छानबीन करो भाई, सिंपल है। मतलब उसके मतलब को जानो, क्या कहना चाहता है, ठीक है, उसका मतलब को समझो, इंटरप्रेट करो उसको, ठीक है। इंटरप्रेट करने का मतलब इंग्लिश को अगर थोड़ा अपने देसी भाषा में आप कन्वर्ट करोगे तो इंटरप्रिटेशन का मतलब यही हो जाता है कि किसी भी चीज़ को समझना, ठीक है, उसका लॉजिक को समझना। दो तरह का मीनिंग हो सकता है, एक होता है लॉजिकल मीनिंग, एक होता है ग्रामेटिकल मीनिंग। मतलब एक होता है कि जो वर्ड्स में लिखा हुआ है उसका बस क्या, उसका मतलब क्या है, और दूसरा एक हो सकता है कि उसके अंदर का छुपा हुआ जो रीजंस है कि भाई किस कारण से ये पर्टिकुलर लॉ को लाया गया था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं आपको जो ऑलरेडी बताया था लास्ट वीक और फिर से बताने वाला हूँ आज। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये बहुत जरूरी दो चीजें हैं जो आज मैं बताऊंगा। एक है आपका इंपॉर्टेंस, दूसरा है आपका रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी रूल्स, सेकेंडरी रूल्स, ठीक है, ये दोनों रूल्स आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस तो पहले समझाएंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इंटरप्रेट करने का जो रूल है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ये बताऊंगा। उसके बाद एड्स टू इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एड्स टू इंटरप्रिटेशन में इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट एरिया है, उसमें बात करने के लिए जाऊंगा। एंड उसके साथ साथ आपको रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा। तो कुछ एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस वगैरह मैंने लास्ट वीक बता दिया था, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो तो आ जाना चाहिए। जैसे मानो कि हम लोग स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब सर इन कॉमन टर्म, द कॉमन मैन टर्म, स्टैट्यूट जनरली मीन्स लॉ, है ना। किसी भी आम आदमी की नजर से देखो तो स्टैट्यूट का सिंपल मतलब हो जाता है लॉ एंड रेगुलेशंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स फ्रॉम व्हिच दे एमिनेट, ठीक है। कहीं से भी आए भाई, कहीं से भी उसको लाया गया हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था जहाँ पर हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, करेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बात किया सोर्स ऑफ लॉ चैप्टर के अंदर। यस, मुझे याद आ गया, सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। सोर्स ऑफ लॉ के अंदर आप लोगों को मैंने कहाँ कहाँ से क्या लॉ आया सब बताया था, ठीक है, इतना डिटेल्स में बात किया था। उसमें इंडियन लॉ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने बात इसलिए किया था बिकॉज सर भारत को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है, ठीक है, उसका नियम क्या है। भारत भूल गया है सर, ठीक है, क्योंकि विदेशी शासन और ये बाहरी लोग आके 200-400 साल में ना भारत को यही भुला दिया कि भारत कौन है। भारत बस विदेशी लोगों का कल्चर फॉलो करते हुए उनके जैसा बन गया, अपना चीज सब भूल गया। इसलिए मैंने थोड़ा वहां पर आपको इंडियन लीगल सिस्टम के बारे में, पुराने जमाने का सिस्टम के बारे में थोड़ा बातचीत किया था। जो भी हो वो अलग बात है, सोर्स ऑफ लॉ के अंदर हुआ था। लेकिन अभी हम लोग स्टैट्यूट्स पे आ गए सर, वो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सिर्फ स्टैट्यूट्स नहीं, स्टैट्यूट या लॉ जो है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, चाहे वो कहीं से भी आए, ठीक है। तो ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। द वर्ड स्टैट्यूट इज नाउ सिनोनिमस विद एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि स्टैट्यूट का मतलब है
पार्लियामेंट का एक्ट, ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज द रिटन लॉ दैट इज लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने चर्चा कर लिया सर, मैं और फिर से नहीं बताऊंगा, बस आपको एक बार कनेक्ट कर दिया कि भाई हम लोग स्टैट्यूट पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूट को समझने का कोशिश कर रहे हैं, लॉ को समझने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब लॉ जो बनाया जाता है उसके पीछे क्या कारण होता है, किस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाता है, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंट क्या होता है लॉ के अंदर वो बताया था, बिकॉज डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा वैल्यूएशन है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था। डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या मैटर आ सकता है, उसमें जैसे मैटर मैंने बोला तो मैटर आ गया, रिकॉर्ड आ गया, सब्सटेंस आ गया, मीन्स आ गया, ये भी मैंने लास्ट वीक बताया था। अगर आप लोगों ने किसी ने भी मिस किया वो वाला क्लास या भूल गए तो प्लीज़ मेरे को पूछो, मैं आपको शेयर करूंगा, आप फिर से देखो एक बार, अगर बाई चांस भूल गए, अगर याद है तो बहुत बढ़िया सर, आप लोग एकदम आगे बढ़ते जाओ। फिर मैंने आपको जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन के अंदर लीगल और डॉक्ट्रिनल कॉन्सेप्ट में बताया था कि भाई लीगल कॉन्सेप्ट क्या होता है लॉ के अंदर, मतलब इंटरप्रेट करने का दो क्लासिफिकेशन है, या तो आप लीगली इंटरप्रेट करो या फिर आप डॉक्ट्रिनल वे में इंटरप्रेट करो। लीगल मतलब ऑथेंटिक और यूजुअल कितना है, और डॉक्ट्रिनल मतलब ग्रामेटिकल और लॉजिकल कितना है, ठीक है। तो इसमें अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग मतलब फेमस लॉयर द्वारा जो भी बात किया गया है मॉडर्न डे में, उनका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अरे किया था कि नहीं किया था, या फिर अपनी मन मर्जी थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं, हुआ था ना ये सब डिस्कशंस? प्लीज टेल मी सर, बोलो। ओके सर, बस इतना तो आप लोग याद रखोगे, इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। ये एक टॉपिक है सर, व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन ऑफ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, मतलब इंटरप्रेट या कंस्ट्रक्शन क्यों करना है लॉ को, ठीक है। लॉ को इंटरप्रेट करने का इतना जरूरत क्यों है, कुछ लैटिन फ्रेज भी हैं जो जिसके साथ आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि एक लैटिन फ्रेज आपको मैं अभी बताता हूँ, मतलब ये एक लैटिन फ्रेज है, ठीक है, एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजे से, ठीक है। इसका मतलब क्या है जानते हो? हाँ, सुन के थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन मैं इसका रीज़न आपको बताया था कि ये लैटिन फ्रेज यूज़ करने का जो कॉन्सेप्ट है ना लॉ के अंदर, जो आपको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है। यस, मुश्किल में इसलिए डाल देता है क्योंकि लॉ जो भी है एक तो इंग्लिश में है, ठीक है, और हम लोग है देसी, ठीक है। भले ही कोई कितना भी कन्वेंट में क्यों ना पढ़े, घर का कल्चर, देश का वातावरण तो ऑब्वियसली देसी होगा ना सर। अगर आप कोई भी रीजन में हो, ठीक है, आप बंगाल रीजन में हो, साउदर्न इंडिया में हो, ईस्ट इंडिया में हो, आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो देसी है, ठीक है। आप नॉर्थ ईस्ट में हो, कहीं पर भी आप हो, तब देसी एनवायरनमेंट में एक फॉरेन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पावर के साथ आ गया, और उसी का कल्चर हमारे देश में एक बन गया ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। एक तो लॉ इंग्लिश का है, ऊपर से मतलब क्योंकि इंग्लैंड ने 200-300 साल राज किया, हम लोग अभी भी उनका जो कॉन्सेप्ट है छोड़ नहीं पाए। चलो ठीक है, कुछ कुछ देर के लिए वो भी मान लेते हैं कि इंग्लिश का जो अंग्रेजों का जो प्रेशर है वो अभी भी हमारे ऊपर है ना। उनका भाषा से ही हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है, बिकॉज कुछ उपाय अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो इंग्लिश है जो आपको तंग करता है, आई अंडरस्टैंड, और मैं तो मानता हूँ कि 99% को तंग करेगा, चाहे मैम अब बार बार बोलूंगा, चाहे यार कितना भी लोग कन्वेंट में पढ़ ले, फिर भी तंग इसलिए होगा क्योंकि आसपास का वातावरण इज नॉट फ्रॉम इंग्लिश कल्चर, ठीक है। तो ये मुश्किल है सर, तो ये थोड़ा सा हमारा एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट भी मैं मानता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा, क्योंकि हम लोगों को अपने हिसाब से देश को चलाने का कॉन्सेप्ट सोचना चाहिए था, ना कि किसी और के भाषा को फॉलो करके। ये इसमें मैं इंटरप्रेट खुद कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर लॉ को डेमोक्रेटिक करना है, सबके अंदर फैलाना है, तो भाषा को सिंपल मतलब नॉर्मल अपने भाषा में लॉ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको अपनी भाषा में समझाने का, लेकिन लिखना या एग्जाम तो आपको इंग्लिश में ही देना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन और एक विडंबना क्या है समझना सर, विडंबना मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक तो प्रॉब्लम था इंग्लिश में लॉ पढ़ना, ठीक है, जो सबको बड़ा सताता है कि हमें इंग्लिश में इतना सारा चीज याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये विडंबना है। लेकिन उसके साथ और एक विडंबना आ जाता है लॉ के अंदर, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को सच्चाई समझना ही पड़ेगा, दैट इज ट्रूथ, हार्ड गुड ट्रूथ। एक तो इंग्लिश में लॉ पूरा समझना है आपको, लिखना है आपको एग्जाम में, जो आपके लिए थोड़ा मुसीबत खड़ा करता है, चाहे भले ही आप, मैं आपको बार बार बोलूंगा, चाहे आप कोई नॉन इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम पे बचपन से पढ़े आ रहे हो सकता है कि अगर आप कन्वेंट या इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए ज्यादा, लेकिन ये मुश्किल है हर एक इंडियंस के लिए, बिकॉज हमारा आसपास का सोशल स्ट्रक्चर
हम लोग यूएस में नहीं रहते, हम लोग कनाडा में या इंग्लैंड में नहीं रहते, ठीक है, ये इंडिया है, तो थोड़ा मुश्किल सबको फेस करना पड़ता है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो या ना हो। उसके साथ प्रॉब्लम में डाल देता है ये लैटिन, ठीक है। अब देखो सर, एक तो इंग्लिश का प्रॉब्लम था ही, ऊपर से लैटिन भी आ गया, और इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था, ठीक है, बिकॉज ये लैटिन फ्रेज मतलब एक्चुअली रोमन फ्रेज, रोमन लैंग्वेज को लैटिन लैंग्वेज कहा जाता है सर, ठीक है। अब रोमन ग्रीस एरिया में उनके वहां पर जो उनका जो एरा जब चलता था, तो ये रोम ग्रीस ये जो एरिया है ना सर, इटली ग्रीस का ये जो एरिया है, यहाँ का लैंग्वेज में लैटिन एंड ग्रीस ये दोनों लैंग्वेज चलता था। अब ये यूरोप का एक जमाने में सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, ये इटली ग्रीस एरिया। अब इनका जो लीगल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो पूरा यूरोप में मोटा मोटी काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ है, ठीक है। जैसे हमारे देश में इंग्लिश कल्चर स्प्रेड हुआ है ना रिसेंट ट्रेंड में 200-300 सालों में। रीजन क्या है? बिकॉज ब्रिटिश हम पे हावी हो गया, वो हमारे ऊपर रूल किया, तो हम लोग उनके कल्चर के साथ अडेप्ट हो गए। मतलब एक तो भाषा अडेप्ट करना पड़ा इंग्लिश को, ऊपर से उनका कल्चर भी अडेप्ट कर दिए, पोशाक आशाक सोच तौर तरीका सभी अडेप्ट कर दिए, जो भी हो अलग बात। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंग्लैंड यूरोपियन रीजन्स में जैसे लैटिन स्प्रेड किया, तो ये लैटिन यहाँ से भाग के यहाँ पहुंच गया। मतलब ये लोग जब लीगल सिस्टम बनाया तो लैटिन फ्रेज को यूज करना इनको भी ऑटोमेटिकली हो गया। लेकिन फिर भी भाई यूरोप यूरोप भाई भाई था या दुश्मन था, जो भी था, लेकिन इनका सिस्टम इन पे लागू किया और ये अपना सिस्टम हमारे ऊपर लागू कर दिया। आप लोगों को मेरा बात समझ में कुछ आया सर? इंग्लैंड के लॉ के अंदर जो भी है, या इंग्लैंड ने ही जो लॉ हमारे देश में बाद में बनाया था, बाद में हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया इंडिया ने, ठीक है। मॉडिफाई किया तो क्या है, लेकिन जो लॉ के अंदर लिखा हुआ है उसमें लातिन भी है, वो आपको जानना पड़ेगा सर। क्यों मैं इसलिए ये सब बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज आज के जो मतलब टॉपिक डिस्कशन चल रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर, यहाँ पर आपको इंग्लिश के साथ साथ लातिन फ्रेज भी याद रखना पड़ेगा। और इसके पीछे रीजन मैं आपको बता दिया, चाहे आपको पसंद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, करंट एजुकेशन सिस्टम आपको यही डिमांड करता है। अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे क्या सर ये सही एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगा नहीं, ठीक है। मतलब अगर देश का बात करें तो हाँ, अगर इंटरनेशनली बोला जाए तो ठीक है, चलो हो सकता है। लेकिन देश के अंदर अगर लॉ को स्प्रेड करने का बात करें, लॉ का नॉलेजेबल लोगों का संख्या ज्यादा हो, ठीक है, जो हमारे देश में प्रॉब्लम है, लॉ जानने वाला लोगों का संख्या बहुत कम है, और इसलिए हमारे देश में जजमेंट देने में देरी होता है। सुप्रीम कोर्ट परेशान हो जाते हैं, हाई कोर्ट परेशान हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स परेशान हो जाते हैं, रो देते हैं, क्योंकि हमारे देश में जस्टिस सिस्टम इतना भयंकर है, लोडेड जस्टिस सिस्टम है। क्यों? बिकॉज लॉ को जानने वाला लोग ही कम है। क्यों? बिकॉज भाषा तो दूसरे का है ना, दूसरे तीसरे का भी भाषा है, दूसरा तो छोड़ो, तीसरे का भी भाषा हमारे देश में लाके हमें लॉ सिखाया जाता है। कंट्री कौन है? इंडिया। कंट्री कौन है? भारत। अब भारत के अंदर दूसरे भाषा में लॉ अगर पढ़ना पड़े तो कितना लोग ही जान पाएगा? इट्स अ वेरी टिपिकल प्रॉब्लम जो मैं पर्सनली फील करता हूँ। आई डोंट नो आप लोग क्या फील करोगे, वो आपका पर्सनल इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है, लेकिन सोचोगे तो समझ में आएगा। लेकिन अभी मैं जो बात आपको कर रहा था सर, ये बात को समझो। क्या बोला? बोलता है कि एब्सोल्यूटा सेंटेंटिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजे से। अब ये क्या मतलब है सर? इसका मतलब है ये एक लैटिन फ्रेज है, ऐसा और भी है इस चैप्टर के अंदर, जो आपको ऐसे नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर, आप लोग और भी लॉ के अंदर देखते होंगे, जब हम लोग कॉमर्शियल लॉ या बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको मैं ये सब लैटिन फ्रेज बताता रहता हूँ। स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट लैटिन फ्रेज तो आपको याद करना पड़ेगा। आप भूलोगे तो नहीं चलेगा, नहीं सर, कोई उपाय नहीं है। आप करंट सिस्टम से बंधे हुए हो और ये सिस्टम इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, समय लगेगा सर। चेंजेस एक हो रहा है हमारे देश में, देसी मुद्दे को लाया जा रहा है। आई होप कि अच्छा होगा देश के लिए, बट समय लगेगा, 50-100 ईयर्स भी समय लग सकता है। बट हाल फिलहाल में तो जो है वो है। तो आपको मैं समझाता हूँ, इसका मतलब होता है सर, क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन। मेरा बात समझने का कोशिश करो सर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लॉ बता रहा है आपको। ये लॉ आपको क्लियरली बता रहा है कि भाई जो जो क्लियर वर्ड्स में लिखा होता है उसको कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। और हमारे देश में प्रॉब्लम ये है कि हम एक दूसरे के भाषा से लॉ को पढ़ते हैं, तो ऊपर से वो दूसरा जो कंट्री है वो तीसरा कंट्री का भी लैंग्वेज यूज करता है, तो फिर ये हमारे लिए क्या हो जाता है ना, वर्ड्स क्लियर नहीं होता, तो एक्सप्लेनेशन का जरूरत पड़ जाता है। अगर यही चीज एकदम सिंपल अपने 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 मदर टंग में या फिर इंडिया का कोई एक कॉमन लैंग्वेज ले लेते, ठीक है, इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है कोई भी एक लैंग्वेज,
कर सकते थे, बस थोड़ा सा अपने बीच में थोड़ा सा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता तो शायद ज़्यादा हेल्पफुल होता, मे बी, ठीक है, मे बी, अब आई डोंट नो उसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो सकता है। सो पॉइंट इज दैट कि क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन, भाई क्लियर कट बात करो, कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। ये एक तरह का इंटरप्रिटेशन है लॉ का, ठीक है, ये लॉ आपको एकदम क्लियर बताते हैं, भाई क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही चीज आपको मैं बताऊंगा कि ये लॉ को इंटरप्रेट करने का क्या जरूरत पड़ गया। चलो भाई भूल जाओ, ये लैंग्वेज को लेके मैंने जो थोड़ा सा कंप्लेन कर दिया आपको, ठीक है, ये एक्चुअली मेरा मन का इसलिए ये चीज निकला क्योंकि मुझे लगता है, मेरा पर्सनल मानना भी है, आप भी शायद मानोगे कि ये जो कंट्री है ना, ये मोनोपोली बेसिस में चल रहा है, कुछ ही लोगों के पास ज्यादा पावर है, थोड़ा पावर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि और भी लोगों को ना एक्सपर्ट्स होना चाहिए सर। लेकिन ये सिस्टम इतना इतना कुछ लोगों के अंदर ही रह गया ना कि मुश्किल बढ़ रहा है कंट्री के अंदर, क्योंकि ये इजी नहीं है, टफ है ये मुश्किल है, ठीक है। तो व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन, हमें लॉ का इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन क्यों चाहिए? सर प्लीज टेल मी, जो भी मैं बात कर रहा था ये इंटरप्रिटेशन को लेके ही मैं कर रहा था, क्या आप लोगों को बात समझ में आया या फिर मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? जस्ट पूछूंगा आप लोगों से, बोलो सर, क्या पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत है? हेलो, अरे बोलो सर, हाँ ना जो भी है बोलो। मेरा आवाज तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। ओके सर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना इंटरप्रिटेशन के बारे में, जो मैं समझाना चाह रहा था कि इंटरप्रेट करना किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी वर्ड्स को, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, जो भी आपका लॉ है उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब गलत समझ में आता है तो जस्टिस नहीं होगा, आप समझ रहे हैं ना सर? अगर आप एक जज हो और आप लैंग्वेज को पढ़ नहीं पा रहे हो, या फिर लैंग्वेज अगर पढ़ भी लिए, लैंग्वेज का मतलब नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर उसका पर्पस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आपके लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा, आप जस्टिस नहीं कर पाओगे सोसाइटी के साथ, कंट्री के साथ, या फिर जो भी सिस्टम है उसके साथ। तो इसीलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। तो इसीलिए क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई डू वी नीड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉ? While every care is taken, point to be noted sir, every care is taken to ensure that laws framed for passing by the legislature are free from ambiguity. Ambiguous मतलब sir, ambiguity मतलब जो क्लियर नहीं है ना, अनएम्बिग्विटी मतलब जो क्लियर कट है, एम्बिगस या एम्बिग्विटी मतलब जो धुआंसा में है, ठीक है। लॉ जैसे यहाँ पर हम लोग इन देश के अंदर जो लॉ वगैरह है वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है फिर भी अगर मैं ग्रामेटिकली भी देखूँ तो वो ग्रामर ठीक है, ठीक है, अगर ग्रामर में भी मिस्टेक है तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है, मतलब ग्रामेटिकल एरर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ग्रामेटिकल एरर नहीं है, चलो सब कुछ एकदम नॉर्मल है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको क्या बताया जा रहा है? द लॉ फ्रेम फॉर पासिंग बाय लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेशन पास होता है देश के अंदर, डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ है, अलग अलग लॉ, जो कुछ मुद्दे हम लोग पढ़ते हैं जो हमारे कॉमर्स में CSE CMA लेवल में है, उसमें भी हम लोग नॉलेज रखते हैं, लेकिन कुछ लॉ ऐसा भी है जो हमारे मुद्दों के बाहर है, थोड़ा सा हम लोग उसमें बातचीत नहीं करते। ऐसा बहुत सारा लॉ है जो प्योर लॉ में, या जो लोग एकदम लीगल सिस्टम का हार्डकोर नॉलेज करते हैं, या लीगल मतलब बेसिकली LLB या लॉयर बनते हैं एकदम हार्डकोर, तो उनको पढ़ाया जाता है या पढ़ना पड़ता है। सो पॉइंट इज दैट पासिंग बाय द लेजिस्लेचर आर फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी एंड एब्सर्डिटी। एब्सर्ड नहीं होना चाहिए, एम्बिग्विटी और एब्सर्डिटी से फ्री होना चाहिए देश का लॉ। इट इज स्कर्सली पॉसिबल टू एक्सप्रेस देम इन सच टर्म्स एज शैल बी फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी। भाई ऐसे बात करो, इस तरह से लॉ को लिखो ताकि वो फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी हो। Such a degree of precision is perhaps unattainable. Similarly, the legislator cannot foresee, जो लॉ बनाते हैं ना, जो legislators होते हैं, जो लॉ मेकर्स होते हैं, they cannot foresee all contingencies at the time of passing of the law. आज जब कोई लॉ को वो बनाते हैं ना सर, वो फ्यूचर नहीं देख पाते कि ये लॉ फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम डाल सकता है या किसको किसको प्रॉब्लम में डाल सकता है। जरूरी नहीं कि लॉ बनाते वक्त हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है,
पर जरूरी नहीं कि आप सब कुछ देख पाते हो, बिकॉज हम लोग कोई भगवान तो है नहीं, है ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग है सर। तो ह्यूमन बीइंग से ये एरर हो जाता है, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट को मैच करके चलना इतना आसान नहीं होता। कोशिश यही रहता है कि जो भी लॉ बने वो मैक्सिमम को बेनिफिट दे, बट कई बार ये गलती इंसानों से हो जाते हैं, लॉ मेकर से, लेजिस्लेटर से हो जाते हैं। द लेजिस्लेटर कैन नॉट फोर्सी ऑल द कंटिजेंसीज। कंटिजेंसीज मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, जो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। जब वो आज लॉ पास करता है, उनको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। This is further compounded by the want of views of sufficiently comprehensive as to the intention of legislation. तब legislation बनाने के intentions को देखना पड़ता है, भाई किस intention पे legislation को बनाया गया था। तो ये compound होता है। जैसे मैं आपको बोला था लास्ट वीक, मुझे याद है कि आप लोग अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सभी कोई पढ़े होंगे, चाहे फाउंडेशन लेवल में हो या बीकॉम लेवल में हो, आप लोग जरूर पढ़े होंगे सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा सिंपल, मतलब स्टार्टिंग एक्ट होता है, सिंपल नहीं, काफ़ी डिटेल्स होते हैं, बट स्टार्टिंग में सभी को पढ़ना पड़ता है स्पेशली। और यहाँ पर आप लोगों को एग्जीक्यूटिव या इंटरमीडिएट लेवल में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पड़ता है सर। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर एक बड़ा सिंपल बात होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनता है। ये तो आप लोगों को पता ही है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से बनेगा। लेकिन ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस पुराने जमाने में कैसे होता था, चिट्ठी के थ्रू से होता था, लेटर ऑफ ऑफर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, इस तरह से। जब लॉ बनाया गया था तो वो लोग जब लॉ को लिखा था कि एक बंदा ने किसी को लेटर दिया, ऑफर लेटर दिया, फिर वो दूसरा बंदा ने एक्सेप्टेंस लेटर देके हाँ बोल दिया, ठीक है, तो इनके बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस के थ्रू से एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब सवाल ये उठता है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस थ्रू लेटर, हाँ सर, थ्रू लेटर, ठीक है, थ्रू चिट्ठी, चिट्ठी के थ्रू से ये बनेगा, ये बात चल रहा है, ये लेटर के थ्रू से बनेगा, ये बात चल रहा है 1872 में। आज के डेट में कौन किसको चिट्ठी भेजता है, आज कोई किसी को चिट्ठी नहीं भेजता, बहुत ही कम, ठीक है। आज के डेट में ईमेल में हो जाता है, व्हाट्सएप में हो जाता है। तो जब लॉ को बनाया गया था तब उसमें चिट्ठी का जिक्र किया गया था, ईमेल या व्हाट्सएप के बारे में नहीं बोला था। लेकिन आज हम लोग लेटर से ज्यादा ईमेल या व्हाट्सएप में करते हैं, तो क्या बोलोगे, ये लॉ गलत है? अगर ग्रामेटिकली देखोगे तो लॉ के हिसाब से चलोगे, जो लॉ ने कहा वो तो लेटर के थ्रू से ही ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, तभी उसको वैलिड मानेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इंटेंशन भी तो देखना पड़ेगा। हाँ सर, आई होप यू अंडरस्टैंड, लॉ का इंटेंशन को समझो। 1872 से 2022 में आ जाओ, 2020 में आ जाओ, 200 साल ऑलमोस्ट कवर करके आ जाओ सर, 150-200 साल। अब ये 150-200 साल में जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 150-200 साल में इंटेंशन तो नहीं बदला, आज भी ऑफर होता है, आज भी एक्सेप्टेंस होता है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस आज भी होता है, तब भी होता था, तब टेक्नोलॉजी वैसा नहीं था, तब टेक्नोलॉजी चिट्ठी में चलता था, आज का टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप ईमेल में चलता है, या और भी किसी तरह का टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में भी चलता है। तो क्या ये इनवैलिड हो जाएगा? प्लीज टेल मी सर। तो क्या ये आज का ईमेल व्हाट्सएप को इनवैलिड या अवॉइड कर दोगे क्योंकि वो चिट्ठी के हिसाब से नहीं हो रहा है? बोलो सर, बोलो, आप लोगों का हाँ ना इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए। हेलो, अरे आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी का भी आवाज मुझे नहीं आ रहा है, कुछ तो रिप्लाई करो। है सर। ओके, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, इनवैलिड होगा कि नहीं, मतलब अगर आप इनवैलिड हो जाएगा कि वैलिड रहेगा? प्रियाक्षी बोल। अगर স্যার ভ্যালিড তো থাকতে লাগে, কেন কি আগে তো আমরা লেটার দিয়ে করতাম, এখন তো লেটারের সিস্টেমটা নেই, তখন হোয়াটসঅ্যাপ ইমেলটা তো ইনভ্যালিড ধরতে লাগে না। एग्जैक्टली ना, तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ रहा है, মানে আপডেট হয়েছে না, আপনি জিনিসের সাথে সাথে আপডেট। हाँ, मतलब इंटेंशन देखो लॉ का, ठीक है, लॉ का इंटेंशन देखो। वो एक गाना है ना हिंदी में बड़ा ही अच्छा लगता है गाना, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो। हाँ, सुना होगा आप लोगों ने, वही वैसा ही बात हो गया। हाँ, मूवी छोड़ो, आप बात समझो मूवी छोड़ो, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो। तो इट्स लाइक दैट कि इंटेंशन देखो लॉ का, लिखा क्या है हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं है,
हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, लॉ में लिखा हुआ है ना, तो मानना पड़ेगा। अरे भाई, बात लिखा हुआ हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। लिखा बहुत कुछ हो सकता है, लिखा जो है वो गलत भी हो सकता है, उसका मतलब चेंज भी हो सकता है, बट इंटेंशन आप चेंज नहीं कर सकते। तो इंटेंशन के लिए आपके अंदर वो नॉलेज या आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए एज ए जज, एज ए लॉ मेकर्स, एज ए लॉयर्स, एज ए लेजिस्लेटर्स। सो दिस इज द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसी तरह से आपको आगे का बात मैं करता हूँ, आप सुनते जाओ, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा, बहुत सारा चीज़ है जो आज आपको मैं बताऊंगा। So this is further compounded by the want of views of sufficiently comprehensive as to the intention of legislation. It is quite possible that the words of a statute are vague. हो सकता है जो लॉ में है वो वेग है, मतलब क्लियर नहीं है, एम्बिगस है। ठीक है, मतलब एम्बिगस मतलब स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और रीजनेबली कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, या फिर उसका एक से ज्यादा मतलब निकल रहा है। एक से ज्यादा मतलब निकलेगा तो कौन सा मतलब एप्लीकेबल होगा, इसको लेके क्या हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। इट इज देन दैट अ नीड फॉर इंटरप्रिटेशन, और ऐसी सिचुएशंस में ही इंटरप्रिटेशन का जरूरत होता है। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि वाई नीड फॉर इंटरप्रिटेशन का रीजन बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन अराइजेस, मतलब इंटरप्रेट करो या फिर कंस्ट्रक्शन करो, मतलब कुछ जरूरत पड़ने से चेंज कर सकते हो। तो कैसा चेंज कर सकते हो, कितना चेंज कर सकते हो, दैट इज आगे आगे समझ में आएगा आपको। तो हिंस रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्ट एंड मतलब रिक्वायर्ड टू इंश्योर जस्ट मतलब न्याय देना। तो जो भी इंटरप्रेट आप करोगे, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो जस्ट करना होता है। जस्ट मतलब न्याय करना होता है, आप अन्याय नहीं कर सकते। ठीक है, आप सोसाइटी के साथ जो भी मतलब वहां पर मामला किया है सर। ठीक है, जब लॉ का बात होता है तो दो पार्टीज होते हैं जो एक दूसरे के साथ विरोध में आते हैं, मामला करते हैं, लिटिगेंट्स। ठीक है, तो जो भी लिटिगेंट्स है वो अपना मामला सुलझाने के लिए आते हैं, लेकिन एज ए लॉ मेकर्स, एज ए जज, एज ए लॉयर, आप जस्ट करो, अनजस्ट ना करो। तो इंटरप्रिटेशन ऐसा होना चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर जस्ट एंड यूनिफॉर्म डिसीजंस। ठीक है, अगर दो मतलब निकल रहा है, चार मतलब निकल रहा है, तो मतलब को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मतलब को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। No better explanation can be given for the need for interpretation than that provided by Denning LJ. इन्होंने क्या बताया सुनते हैं चलो। Denning LJ, one of the famous lawmakers in the world। ठीक है, कौन से कंट्री के हैं अभी मुझे याद नहीं है, बट आप देख सकते हो बाद में, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। Denning LJ, the ultimate repository of the legal erudition। अब देखो क्या बताते हैं उन्होंने। It is not within human powers, point to be noted sir, it is not within human powers to foresee the manifold sets of facts which may arise। ये ह्यूमन पावर्स के अंदर नहीं है सर। बहुत कम लोगों के अंदर ऐसे पावर होते हैं कि फ्यूचर देख सकता है ना। बहुत कम लोग जो होते हैं वो बेसिकली स्पिरिचुअलिटीज में होते हैं तो ही समझ पाते हैं, हर कोई नहीं बोल पाता। स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट सर। इसमें अगर मैं आपको अगर अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कल्चर के हिसाब से बात करूं, या नॉट जस्ट इंडियन कल्चर, वर्ल्ड में और भी कुछ देश हैं जहां पर ये सिस्टम फॉलो होता है, बट कहा जाता है, दुनिया भी मानते हैं कि भारत में ही ये ज्ञान मिलता है जो आप दूर का देखने का ज्ञान ले सकते हो। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एक तरह का नॉलेज होता है, साधना होता है। ठीक है, जिसमें लोग साधक बनते हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ गुरुज हैं। जैसे कि अगर मैं मॉडर्न कुछ नाम बताऊं शायद आप समझ जाओ, जैसे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का एक वर्ड्स मैं पढ़ा था बचपन से, आज भी मुझे याद रहता है। 1902 में विवेकानंद जी, 02 या 03 मोस्ट प्रोबेबली, 1902 या 03 में विवेकानंद ने बेसिकली अपना शरीर छोड़ा था। इनका मृत्यु नहीं होता, जो लोग खुद से बॉडी छोड़ते हैं ना उनको डेथ नहीं बोला जाता। तो बेसिकली वो स्पिरिचुअलिटी में लीन हो गए, जिसको ऐसे बोलते हैं कि परमात्मा में लीन हो गए। तो जो भी हो, अपना बॉडी खुद से छोड़ा था। तो 1902 में विवेकानंद जी का डेथ हुआ था, अगर डेथ ही बोल देते हैं चलो। उन्होंने उससे पहले कहा था कि आज से ठीक 1897 में स्वामी विवेकानंद बोल रहा है कि आज से ठीक 50 इयर्स लेटर इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलेगा। इंडिया इंडिपेंडेंट होगा 50 इयर्स लेटर। आप भी ढूंढ के देख सकते हो विवेकानंद का किताब पढ़ के। 1897 में विवेकानंद ये बता रहे हैं अपनी चिट्ठी में कि ठीक 50 साल बाद भारत को स्वाधीनता मिलेगा। एग्जैक्टली 50 इयर्स, 1947। और उसके ठीक 50 साल बाद इंडिया वर्ल्ड में फिर से एक लीडर के रूप में सामने आएगा। और जो दिख रहा है 2022 ऑनवर्ड्स, मतलब 2000 के बाद से भारत दुनिया में फिर से अपना पावर दिखा पा रहा है।
उससे पहले भारत एक लाचार जैसा, एक गरीब, आज भारत को कोई गरीब बोलने से पहले 10 बार सोचता है, गरीब तो ये है नहीं, दम है इसमें। हाँ हाँ, हो सकता है भीड़ है, पर दम है भारत में, ये दुनिया मान रहा है और मानेगा। और 50 साल जाने दो, भारत एक सुप्रीम पावर में से एक होगा और भारत का मतलब सोच विचार पूरा दुनिया भर में फैलेगा। और ये बात कौन बोला था? मैं नहीं, विवेकानंद जी बोला था। तो उनके अंदर ऐसा नॉलेज होता था, बट ऐसा लोगों का संख्या बहुत कम है। ठीक है, आम इंसान पे ये बात नहीं होता। ठीक है, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं सर। ठीक है, जो इनका गुरु से उनको मिला था, जिसके कारण लोग दक्षिणेश्वर छूट भागते हैं। दक्षिणेश्वर क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि दक्षिणेश्वर का जो पुजारी थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका नॉलेज से ही बेसिकली विवेकानंद को ये नॉलेज मिला था और उसी ज्ञान से वो दुनिया को ये नॉलेज शेयर करके गया था। तो ये होता है कुछ लोगों के पास, जो जिसको हम लोग बाद में भगवान का रूप देते हैं और पूजा करते हैं। ठीक है, कोई उनका स्पिरिचुअल लीडर बना देते हैं, कोई उनको आदर्श मानते हैं। तो ये अलग बातें हैं सर, मैं इस तरह से बात नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बोला इट इज नॉट विद इन ह्यूमन पावर्स। आम जो ह्यूमन होते हैं उनके अंदर ये बात नहीं होता। ठीक है, टू फोरसी दी मेनीफोल्ड सेट्स ऑफ फैक्ट्स व्हिच मे अराइज, जो आगे हो सकता है, एंड दैट इवन इफ इट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड फॉर देम इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्रॉम ऑल एम्बिग्विटी। तो जो भी लॉ आप बनाओगे वो एकदम फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एम्बिग्विटी होगा, मतलब हर तरह का अस्पष्टता से वो गायब रहेगा, या हर तरह से वो क्लियर होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। तो डेनिंग एलजे क्या कहता है देखो, द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसीशन। इंग्लिश लैंग्वेज को ही वो बता रहे, मैं नहीं मैं तो इंग्लिश के बारे में अभी कुछ देर पहले बोल रहा था, आप लोग चुप हो गए थे, सोचे थे कि सर क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश को लेके क्यों ऐसा बोल दिया। मैंने तो इसलिए बोला कि मेरे को लगता है कि भारत के लोगों को अगर लॉ को ज्ञान देना है लॉ का, तो आम आदमी के भाषा में ये सब लॉ होना चाहिए। आम आदमी की भाषा में, मतलब जिसके स्टेट में जो भी पॉपुलर लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में लॉ को सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, ताकि हर इंसान के बीच में लॉ का नॉलेज स्प्रेड कर जाए। ठीक है, ताकि हर कोई इसको इंटरप्रेट कर ले। और जो भी हो, डेनिंग एलजे भी कहता है सर, द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैथमेटिकल प्रिसीजन। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो कुछ भी है सब कुछ एकदम मैथमेटिकली प्रूव है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। Our literature would be much the poorer if it were. This is where the draftsmen of act, जो act को बनाते हैं, draftsmen of acts of parliament, जो law को लिखते हैं, have often been unfairly criticized. A judge, जो उस law को use करके judge होते हैं, believing himself to be fitted by the supposed rule that he must look to the language. जज क्या करते हैं? लैंग्वेज को देखते हैं, नथिंग एल्स, कि क्या लॉ में लिखा हुआ है, उसके बेसिस में अपना जजमेंट सुनाते हैं। laments that the draftsmen have not been provided for this or that, or have been guilty of some other ambiguity. It would certainly save the judge's trouble. इसमें क्या होता है, जज अपना ट्रबल को कम कर देते हैं। If acts of parliament were drafted with divine precision and perfect clarity, तो फिर जज को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन in the absence of it, अगर क्लियर कट नहीं है, when a defect appears, a judge cannot simply fold his hand and blame the draftsman. अगर सब कुछ ठीक ठाक है, जज उसके बेसिस में अपना जजमेंट सुनाते हैं, नो प्रॉब्लम इज देयर, इट्स ओके। बट अगर मानो कि प्रॉब्लम है लॉ में, कुछ ड्राफ्ट्समैन जिन्होंने लॉ को लिखा था, अगर उसमें कुछ दिक्कत है और वो दिक्कत सोसाइटी में प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या जज बोलेगा भाई मैंने तो जो लिखा है उसके बेसिस में जजमेंट दे दिया, मैं नहीं कुछ कर सकता? अपना हाथ को फोल्ड करके बोल रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी फॉर टू एनी अदर फर्दर थिंग्स, मतलब क्योंकि लॉ में है तो मैंने कर दिया जो भी है, चाहे वो किसी को जस्ट करे या मेरे को क्या अनजस्ट करे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं बोल सकता। इन द एब्सेंस ऑफ इट, व्हेन अ ड्राफ्ट अपीयर्स, defect appears, when a defect appears, a judge cannot simply fold his hand and blame the draftsman. He must set to work on the constructive task. तब उसको सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं, अब कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा उस लॉ के साथ। क्या बात कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो तथा रोशनी बोलो सर, ज्योति, अभिषेक बोलो सर। है सर। ठीक है, तो इस तरह से लॉ को बनाया जाता है सर, इस तरह से आप इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हो। ही मस्ट सेट टू वर्क ऑन द कंस्ट्रक्टिव टास्क ऑफ फाइंडिंग द इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट। अब उसको क्या करना होगा? पार्लियामेंट का इंटेंशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, पार्लियामेंट का इंटेंशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैं बार बार कर रहा था कि हैसियत मत देखो, दिल देखो, अब यहाँ पर पार्लियामेंट का दिल देखना पड़ेगा। ठीक है, इंटेंशन देखो पार्लियामेंट की,
क्या लिखा है वो मत देखो, जस्ट लाइक दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो। एंड ही मस्ट डू दिस नॉट ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट, बस ऐसे नहीं कि वो लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट देखेगा, बट ऑल्सो फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ द सोशल कंडीशंस, सामाजिक कंडीशंस को देखो, समाज का जरूरतों को देखो। लॉ में लिखा हुआ है ABCD, अरे भाई ABCD समाज में कितना इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी लिखा हुआ है ठीक है, लिखा बहुत कुछ हो सकता है, पर लिखा हुआ जो भी है उसका इंटेंशन सोसाइटी के लिए जस्ट करेगा कि अनजस्ट करेगा, ये बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है तो भाई डाल देते हैं, अरे भाई लिखना तो क्या है, लिखने में आज से 100 साल पहले कुछ लिखा गया है, अब वो 100 साल पहले का लिखा हुआ आज कितना जस्टिफाई करता है, उसका भी तो आपको इंटरप्रेट या कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। अगर सही है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर सही नहीं है तो आप जस्ट एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैंने तो अकॉर्डिंग टू लॉ काम किया, मैंने क्या गलत किया। नहीं, आपको तो जवाब देना ही पड़ेगा। आप जज हो, इसीलिए हर कोई जज नहीं बन पाता, दम होना चाहिए। सिर्फ वो पॉलिटिकल हेल्प लेके, हाँ पॉलिटिकल कनेक्शन लेके सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज बन गया, नहीं सर, इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान काम नहीं है। तो सोशल कंडीशंस के साथ वो कितना अडेप्ट करेगा वो भी देखना पड़ता है उनको। which gave rise to it and the mischief which it was passed to remedy, and then he must supplement the written words so as to give force and life। जो भी है उसको सप्लीमेंट करेगा, जो भी प्रॉब्लम था उसको हटाएगा और उसको अंदर फोर्स करेगा लॉ के अंदर, और उसके एक जान डालेगा टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। और जो भी करेगा लेजिस्लेचर के इंटेंशन के हिसाब से करेगा, ठीक है, कि इस लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है, क्या सोच में ये लॉ को लिखा गया था, तब का प्रेक्षापट क्या था, तब का सिनारियो क्या था, आज का सिनारियो क्या है। इट हैज बीन राइटली सेड दैट अ स्टैट्यूट इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, ये वहां कहा गया है। ये सब कौन कह रहा है, ये सब जेनिंग कह रहा है सर। इनका मानना है, जो भी मैं बोल रहा हूँ डेनिंग एलजे का कहना है, ठीक है, डेनिंग एलजे का कहना है। He must supplement the written word as to give. It has been rightly said that a statute is the will of the legislature. The fundamental rule of interpretation of a statute is that it should be expounded according to the intent of those that made it. In the event of words of the statute being precise or unambiguous in themselves, it is only just necessary to expound those words in their natural and ordinary sense. जो भी है उसको natural and ordinary sense में सोचो, thus far and no further, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, जितना दूर जा सकते हो वो ऑर्डिनरी सेंस में सोच के जाओ, ठीक है, और उससे ज्यादा भी कुछ चेंज मत करो, ठीक है। चेंज का मतलब ये नहीं कि पूरा मतलब ही बदल दो, ठीक है, एक लिमिटेशन होता है हर चीज का। दिस इज बिकॉज दिस वर्ड्स डिस्टिंक्टली इंडिकेट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू डिसर्न the intention which is conveyed either expressly or impliedly by the language used. If the intention is expressed, then the task becomes one of the Bharwal construction. अगर ये सिर्फ एक्सप्रेस किया गया है तो Bharwal construction के थ्रू से कर सकते हो, बट इन एब्सेंस ऑफ एनी इंटेंशन being expressed, अगर किसी भी तरह का इंटेंशन एक्सप्रेस नहीं किया गया है by the statute on the questions to which it gives rise, and yet some intention has to be of necessity, कुछ जरूरी इंटेंशन अभी यहाँ पर देना पड़ेगा, imputed to the legislature regarding it, then the interpreter has to determine it by the inference based on certain legal principles। तो उसको खुद डालना पड़ेगा कि भाई इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए। इन सच ए केस द इंटरप्रिटेशन हैज टू बी which is commensurate with the public benefit। जो भी करोगे पब्लिक बेनिफिट में करोगे, ठीक है, पब्लिक को प्रॉब्लम में डाल के कुछ नहीं कर सकते। मतविरोध हो सकता है, ठीक है, पब्लिक बेनिफिट में मतविरोध भी हो सकता है। रिसेंटली ऐसा केसेस हुआ है ना सर हमारे देश में, हाल फिलहाल में हुआ है, फार्म बिल। गवर्नमेंट, करेंट गवर्नमेंट जो है, करेंट जो लीडिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने फार्म बिल लाया था, उस पर उन्होंने फार्मर्स के अच्छाई के लिए कुछ सोचा था, लेकिन एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ फार्मर्स या एक पर्टिकुलर स्टेट का कुछ फार्मर्स को सोचा, उनको लगा कि ये जो फार्म बिल है, ये फार्म बिल इज नॉट, फार्म बिल बेनिफिट नहीं देगा, विल नॉट बेनिफिटेड टू द फार्मर्स। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना चालू किया। लगातार कोरोना पीरियड में 1 साल से भी ज्यादा समय तक उन लोगों ने धरना में बैठा, बहुत ज़्यादा धरना किया, इतना ज़्यादा धरना किया और बहुत सारा पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला उन लोगों को, ठीक है, क्योंकि उनको भी अपना ऑपोजिशन देना था, तो ऑपोजिशन ने भी उसका, ऑब्वियसली मैं तो मानता हूँ कि ऑपोजिशन भी ये सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, कौन किसका साथ ले पाता है, तो जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स ने जाके धरना में बैठ गया था, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर सेगमेंट भी हमारे देश में उठ जाता है ना सर, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ फार्मर्स भी जाके धरना में बैठ जाते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है। मारपीट अगर होगा तो फिर हर कोई भारतीय ही होंगे, अगर सरकार जाके मारपीट करेगा किसी के भी ऊपर, ठीक है,
तो ये भारत के डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत खतरनाक चीज होगा। ठीक है, तो सरकार ने बोल दिया, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ने अपोज करना चालू कर दिया, तो सरकार ने बातचीत किया, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सरकार ने बोला रिपील करेगा, अब वो उसने अभी विथड्रॉल कर लिया। विथड्रॉल मतलब लॉ आएगा बट कुछ चेंजेस के साथ आएगा शायद, अब देखो क्या होता है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम को लेके फार्मर्स चिल्ला हल्ला दंगामा करना चालू किया, वो भी उनका भी राइट है, एकदम राइट है, जो फार्मर्स ने बोला उनका भी राइट है, वो भी अब डेमोक्रेसी के अंदर है, वो भी अपना ओपिनियन दे सकता है। यही भारत की खूबियां है सर, यही भारत का खूबियां है कि भारत में आप अपना बात कर सकते हो। ठीक है, अगर यही बात चाइना में होता, अगर यही बात चाइना में होता आप सोच नहीं सकते सर आप कि क्या होता चाइना में इसके बदले में। मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते। ये तो फिर भी फार्मर्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ऐसा आवाज उठाया। चाइना में तो एक बड़ा बिजनेसमैन भी बात करता है ना गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो उसको भी ना साइड कर दिया जाता है। आई होप आप लोग नाम सुने होंगे जैक मा का। ठीक है, ऑब्वियसली चाइना डेमोक्रेसी नहीं है सर, चाइना इज नॉट डेमोक्रेसी। तो चाइना में तो आपको ये मौका मिलेगा नहीं। सोशलिज्म समाजवाद है, बट समाजवाद के नाम पे समाज का ही नहीं सुना जाता है ना। आई डोंट नो क्या सही है क्या गलत, मैं जितना देखता हूँ उसी को बात कर रहा हूँ, बट भारत में डेमोक्रेसी तो सॉलिड है ना, ऐसा तो मैं बहुत कम देखा। ठीक है, इवन कनाडा, ये हमारे देश में फार्म बिल को लेके कनाडा क्या बात कर रहा था, हाँ, और एक्चुअली कनाडा से फंडिंग भी आया था, कनाडा से फंडिंग भी आया था। कनाडा क्या किया रिसेंटली उनके कंट्री में वैक्सीन को लेके, आई होप आप लोगों ने सुना होगा, कनाडा में वैक्सीन को लेके प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, वैक्सीन मतलब लेना ना लेना मैंडेटरी है नहीं है, क्योंकि कुछ लोग वैक्सीन लेना नहीं चाह रहा है सर, क्योंकि वैक्सीन ऐसा कुछ असर नहीं दे रहा है। ये जो कोरोना के साथ लड़ने के कारण, नॉट जस्ट कनाडा, देयर आर वेरियस और भी कंट्रीज में लोग हैं जो वैक्सीन को लेके कुछ ऑपोज कर रहा है, कि किसी का मानना है कि वैक्सीन इज नॉट नेसेसरी या मैंडेटरी, या फिर वैक्सीन लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, अपना अपना है, जिसको लेना है वो ले रहा है, ठीक है, जिसको नहीं लेना है वो नहीं ले रहा है। तो कनाडा में इसके अगेंस्ट में एक ऑपोजिशन, मतलब एक बेसिकली पब्लिक प्रोटेस्ट रहा। ठीक है, और कनाडा का प्राइम मिनिस्टर डर के मारे भाग गया, आइलैंड में जाके छुप गया, और बाद में किसी का नहीं सुना गया, पुलिस ने सभी को पकड़ के डाल दिया। और ये भी डेमोक्रेसी है, और यही लोग हमारे देश में हम लोगों को ही चिल्ला रहा था, वो भी भारत के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए फंड भी भेज रहा था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स, कनाडा के सिटीजन्स जो भी हैं वहाँ का, जो मतलब इस मूवमेंट में और भी आग डाल रहा था, अरे भाई हमारा प्रॉब्लम है, हमें सुलझने दो ना। सचिन तेंदुलकर ने आवाज उठाया था कि कंट्री का प्रॉब्लम है, कंट्री समझ लेगा, आप लोग प्लीज उस पर आग मत डालो, लेकिन नहीं, सचिन को भी चुप कराने के लिए वो लोग ये हो गया कि भाई कैसा डेमोक्रेसी है। देखो कि सचिन तेंदुलकर भी, सचिन ने बस इतना बोला था, ट्वीट किया था कि ये देश का मामला है, देश देख लेगा, आप लोग प्लीज बाहर से मैटर को और ज्यादा ईंधन मत दो, लेकिन सचिन तक को नहीं छोड़ा। क्या बताऊं आपको, मतलब सचिन तेंदुलकर, उसके बाद किसी किसी ने बोला कि भाई आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट ही खेलो, क्यों। तो सचिन को खराब लग रहा था, क्योंकि इंडिया का मैटर है, इंडिया मामला को देख लेगा ना, आप फॉरेन से इसको क्यों इसके अंदर आग जला रहे हो, भारत को क्यों डिवाइड करना चाहते हो, क्यों डिवाइड करना चाहते हो, इट्स नॉट गुड ना, क्योंकि यही छोटा छोटा मुद्दा वार क्रिएट कर देता है। तो बात समझना चाहिए, एक छोटा सा मैटर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, कोई अपोज कर सकता है, लेकिन वो डेमोक्रेटिकली सॉल्व भी हो सकता है। ठीक है भाई, आज नहीं तो कल समझेगा तो कल लागू होगा, कोई बात नहीं, होगा तो सही, कभी तो कभी होगा। तो ये है डेमोक्रेसी का फायदा, और क्या। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं सर जो देश को अलग करने में हमेशा रेडी रहता है, इनसे हमेशा बच के रहना देश अलग हो जाएगा तो फिर सब खत्म हो जाएगा सर, यही तो प्रॉब्लम है। इसलिए भारत 3 टुकड़े में ऑलरेडी बढ़ चुका है, और मत टुकड़ा करो भारत का। आगे देखें सर, सर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि एक लॉ को लेके किस तरह से इंटरप्रेट करने के बारे में बात हो रहा है। तो सर बोलो सर। কিরে বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, বল রে তথা রশনি। যাচ্ছে স্যার। है दादा। ओके सर, ओके। है सर। अब चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं एब्सोल्यूटा, सेंटेंटिया, एक्सपोजिटोर, नॉन इंडिजे। आई डोंट नो ये मेरा भाषा नहीं है सर, ठीक है। ऐसा लगता है स्पेनिश या रोम इटली में आ गए आप लोग। थोड़ा बहुत ये सीख के चले जाना, हाँ, इटली में जाके काम आ जाएगा। मेरे को ये लैंग्वेज को लेके एक चीज़ खराब लगता है, हम लोग फॉरेन लैंग्वेज को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट दे दिया, ठीक है। नहीं, मुझे मुझे इंग्लिश को कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, वो तो ठीक है, चलो हो गया जो समय का मांग है। लेकिन हम लोग अपने इंडिया के अंदर कितना सारा अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। मैं तो कई बार ऐसे सोचता हूँ, टाइम मिले ना हर हर स्टेट का भाषा सीखूंगा, मौका मिले तो। दो तीन तो समझ में आ जाता है, जैसे कि बंगाली में हूँ तो बंगाल का पूरा समझ में आ ही जाता है। ये नॉर्दर्न रीजन का भाषा समझ में आ जाता है, इवन मारवाड़ी तक मैम के साथ रह रह के समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना तक मोटा मोटी नॉर्थ इंडिया कनेक्ट हो जाता है। इवन झारखंडी लैंग्वेज भी समझता हूँ पूरा, ठीक है, बिकॉज ये भी ना बंगाली हिंदी का भोजपुरी का एक मिक्सड है। तो कुछ लैंग्वेज में पकड़ है, उड़िया समझ जाता हूँ, ठीक है। बोलना मुश्किल होता है, बट हाँ अगर रहूंगा तो बोल लूंगा। असमीज जल्दी बोलने से समझ में नहीं आता है, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाता है, जानते हैं ना प्रियाक्षी, बिकॉज असमीज और बंगाली लैंग्वेज काफी कनेक्टेड है ना प्रियाक्षी। यस सर। जल्दी बोलने से समझ में नहीं आता, बट धीरे धीरे बोलने से ना समझ लेता हूँ क्या चाहिए, ये कहना चाहता है। मैं कई बार तो असमीज लैंग्वेज न्यूज चैनल खोल के बैठ जाता हूँ, असमीज और उड़िया। एक ही अभी तक मेरा अफसोस है, उर्दू भी समझ में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत में उर्दू का काफ़ी स्पेशली बॉलीवुड के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। एक ही मेरा मतलब दो तीन मेन प्रॉब्लम है। एक ये नॉर्थ ईस्ट का ये जो एरिया है, जो बेसिकली म्यांमारी और तिब्बतन लैंग्वेज में बात करता है, ये एरिया ये थोड़ा मुश्किल है, इवन अरुणाचल में भी, ठीक है। और एक एरिया है जो साउदर्न इंडिया, ये तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये दो एरिया का लैंग्वेज अगर थोड़ा कनेक्ट हो जाए, मज़ा आ जाए सर। मतलब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो पूरा भारत एक रहेगा, सीरियसली। हम लोग अपनी भाषा को सीखेंगे ना, एक दूसरे का इज्जत करेंगे ना, मजा आ जाएगा। लेकिन हम लोग दूसरे लैंग्वेज के पीछे इतना ज्यादा पागल है, ठीक है, दूसरे कंट्रीज का, कि अपने बीच में हम लोग दुश्मनी मतलब ले लेते हैं। एक दूसरे का कदर करो, एक दूसरे का भाषा को जानो, तो बिजनेस में भी डेवलपमेंट होगा। सबसे बड़ा ये चीज है, बिकॉज अगर आप एक लोकल तमिल को कनेक्ट करते हो ना, अगर एक लोकल तमिल को आप कनेक्ट करते हो और यहाँ पर कोई तमिल लोकल बंगालीज को कनेक्ट करता है, तो एक भाईचारा बढ़ेगा और बिजनेस में भी बहुत बहुत आपको फायदा मिलेगा, और लैंग्वेज जानने में आप हर एक चीज को समझ पाओगे। तो ये काश सभी के बीच में हो जाए। मैं तो मानता हूँ कि स्कूल में लैंग्वेज क्लासेस जो होता है ना, उसमें हमारे ही देश का सब भाषा सिखाने का ना एक क्लास, मतलब 5 से लेके 12 तक कर दे। कम से कम हर हर एक क्लास में आप इंडिया का हर एक मेन मेन लैंग्वेज को सीखोगे, ताकि आप पूरा भारत को लोकली कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि ये तो श्योर है सर, मदर टंग कोई नहीं बदलने वाला है। मैं श्योर हूँ सर, कोई नहीं बदलेगा अपना मदर टंग। बस 5 क्लास से 12 क्लास तक हर एक क्लास में अपना भाषा, इंग्लिश भाषा के साथ साथ भी बस एक एक्स्ट्रा और भाषा। अब कोई बोलेगा सर प्रेशर हो जाएगा, बात प्रेशर का है ही नहीं बात तो सर सीखने वाला है, प्रेशर का ही नहीं। आई डोंट नो, बट ये काम का चीज़ है, अगर आप सोचोगे तो बहुत काम का है। ओके, लैटिन सीखते हैं चलो। Normally, as we have noted earlier, interpretation may be either grammatical or logical. Grammatical or literal interpretation concern itself with the words and expression used in a statute. मैं ये सब बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सभी बातें यहाँ पर लॉ में बोल रहा है कि आप क्या भाषा यूज कर रहे हो, वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो। The emphasis in grammatical interpretation is on what the law says. लॉ क्या कहता है, and the logical interpretation on the other hand seeks the assert in what the law means. तो एक हो गया लॉ कहता क्या है, और एक हो गया लॉ का मतलब क्या है, what the law says and what the law means. Normally grammatical interpretation is the only approach to be adapted. ज्यादातर यही होता है। The court cannot add to or modify a single word or phrase used in an enactment. मतलब कोई लॉ जो चल रहा है, कोर्ट उसमें कोई भी चीज ऐड या लेस नहीं कर सकता। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटा, सेंटेंटिया, एक्सपोजिटर, नॉन इंडिकेट, मीनिंग क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन। अगर क्लियरली कोई चीज वो बोला हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट है सर, ये पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि भाई जो क्लियर कट बोला हुआ है लॉ में, उसको एक्सप्लेन करने का भी जरूरत नहीं है। तो क्लियर कट लॉ होना चाहिए, लॉ एम्बिगस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगस होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। हाउएवर when the grammatical interpretation leads to a manifest absurdity, अगर grammatical interpretation में absurd कुछ concept clear होते हैं
और इज लॉजिकली फ्लॉ, लॉजिक नहीं है उसमें, द कोर्ट्स कैन अडॉप्ट द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इन दैट केस कोर्ट उसको लॉजिकली इंटरप्रेट कर सकता है, दैट विल एडवांस द ट्रू पर्पस ऑफ इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन रादर देन रिड्यूस इट टू ए फ्यूटिलिटी। यही लॉ का एक इंटेंशन होना चाहिए कि अगर लॉजिक नहीं है, लॉजिक में कुछ फ्लॉ है तो उसको ठीक करे, और यही इंटरप्रिटेशन का, ये लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा ताकत है, और इसी को जूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो ये एक फ्यूटिलिटी हो जाएगा, मतलब लॉ एक निरर्थक हो जाएगा, फ्यूटाइल हो जाएगा। where there are two construction reasonably applicable to a provisions, one of which is mechanical and based on the rules of grammar, while the other is vibrant and more in tune with the basic intention of the act of parliament. Please try to understand sir. दो लॉ है, ठीक है, दो कंस्ट्रक्शन है reasonably applicable to a provisions, one which is mechanical and based on rules of grammar, जो ग्रामर के रूल्स पे बना हुआ है, और अनदर एक रूल है जो वाइब्रेंट है एंड मोर इन ट्यून विद बेसिक इंटेंशन ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या लगता है कौन से लॉ को लगाना चाहिए पर्टिकुलर पर्पस में, ग्रामर देख के या वाइब्रेंसी देख के? वाइब्रेंट का मतलब होता है जिसमें जान डाल देता है, लॉजिक डाल देता है, मतलब डाल देता है, जस्टिस डाल देता है। आप ग्रामर पे जाओगे कि वाइब्रेशन पे जाओगे? प्लीज टेल मी, वाइब्रेंट पे जाओगे। क्या करना चाहिए पार्लियामेंट को? बोलो सर, अरे बोलो, क्या करेगा लॉ? सिमिलर प्रोविजंस के कारण दो लॉ है, एक ग्रामर को देख रहा है और एक वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट को देख रहा है, एंड मोर इन ट्यून विद द बेसिक इंटेंशन ऑफ द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इंटेंशन के साथ पे जा रहा है, और एक ग्रामेटिकली जा रहा है। किसको देखोगे? लैटर मतलब वाइब्रेंट शुड बी अडॉप्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टू द फॉर्मर। ये अरोरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में गया है। वाइब्रेंट का मतलब होता है जिसमें बहुत प्राण होता है, जान होता है, लाइफ होता है। वाइब्रेंट मीन लाइफ। लॉ में जान फूकना है सर, जान फूकना समझते हो? लॉ में बहुत दम होता है सर, नियम ऐसा होता है ना जिसमें दम होना चाहिए। नियम ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों को ना मतलब हमेशा ना, मतलब क्या बताओ, सुखा दे। सुखा दे मतलब इन द सेंस आपको इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस में जकड़ दिया कि आप जीना भूल गए, आपको जस्टिस से डर लगना लग गया, आपको बस ऐसा ही कर दिया गया कि ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो मुश्किल में आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं ना। ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस पे अगर आपका दिल को बांध दिया जाता है, आप खुल के हंस भी नहीं सकते, आप खुल के रो भी नहीं सकते, आप खुल के बोल भी नहीं सकते, ये रूल्स तो अच्छा नहीं है। तो लॉ को वाइब्रेंट होना चाहिए जिसमें सबको मौका मिले, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पूरा दुनिया घूम के आ सकते हो, कभी भी मौका मिले ना पूरा दुनिया घूम के आ सकते हो, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम लोग भारतीय है बोल के नहीं, आप पूरा दुनिया घूम के आओ, आप फिर आके बताना कि भारत जैसा देश अगर आपको कहीं दिख जाए तो आप मुझे बताना। क्या है ना, हम लोग को हमेशा ऐसा फीलिंग आता है कि शायद भारत में ये अच्छा नहीं है, बट भारत को समझने के लिए ना सीरियसली, इफ कभी भी आप लोगों को टाइम मिले, मौका मिल जाएगा, अगर चाहने से मौका मिल जाएगा, आप पूरा दुनिया घूम के आइए, पूरा दुनिया। एक भारत एकमात्र देश है जो जंग नहीं जो शांति का बात करता है, ठीक है, लड़ने का नहीं, लड़ाई थमाने का बात करता है, ठीक है। इसका अप्रोच ही ऐसा है, और इसी के कारण भारत को लोग लूट के जाते हैं, बट अल्टीमेटली देखो वही होगा जो भारत चाहता है। दुनिया एक दिन जंग छोड़ेगा, और आज तक पूरा दुनिया भर में जो भी पीस का मैसेज लेके निकला है ना, वो हर एक शख्स भारतीय है। चाहे गौतम बुद्धा को ले लो, गुरु नानक को ले लो, ठीक है, या फिर और भी पीछे चले जाओ, किसी को भी ले लो, जो भी बंदा दुनिया को शांति दिखाया है वो भारत है। जो भारत का नियम जस्टिस दिखाते हैं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि नियम ऐसा होना चाहिए जो वाइब्रेंट हो, जो जस्ट दे। बस नियम में बांध के आपको सोशल अनजस्ट करने के पीछे ना भागे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बात मैंने आपको कर दिया। आई डोंट नो आप समझ पाओगे कि नहीं पाओगे, बट आई थिंक समय आपको समझाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हाँ, आपको सीकर्स होना चाहिए। सीकर्स मतलब जो सच्चाई ढूंढता है, आप अगर ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा सर। वो नहीं तो क्या है ना, आप वही बोलोगे सर लिखा हुआ है। अब बात तो लॉ खुद बोल रहा है इंटरप्रिटेशन में, लिखा हुआ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइब्रेंट होना, इंटेंशन समझना, ठीक है। तो बात लिखा क्या है उससे भी इंपॉर्टेंट है कि आप वाइब्रेंट हो जाओ। मतलब हम लोग कई बार रिलीजियस किताबों को लेके बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं गीता का बात करूं, या फिर वेद का बात करूं,
या फिर कोरन का, ये सब बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कंट्रोवर्शियल है, नहीं, इट्स नॉट कंट्रोवर्सी, सब रेस्पेक्टेड किताबें हैं सर, ठीक है। गीता, कोरन, फिर आपका जिंदा वेस्ता, बाइबल, जो भी नाम आप ले लो, ठीक है, सबका अपना अपना धर्म ग्रंथ है और सब रेस्पेक्टेड है सभी के लिए। कहने का मतलब है कई बार हम लोग ये बात करते हैं लिखा हुआ है तो फॉलो कर लेते हैं, अरे भाई नहीं, लिखा हुआ है तो फॉलो मत करो, ऐसा बोला है तो इसलिए करते हैं नहीं, रीजन पूछो, ढूंढो तो कभी। पूजा क्यों करते हैं, नहीं लिखा हुआ है पूजा करना चाहिए, अरे इसलिए पूजा करेंगे, अरे भाई पूजा करने से कुछ तो होता होगा, कभी पूछा है? क्या आप लोगों को पता है अगर जो लोग नॉर्मली हिंदू फैमिलीज में घर में तुलसी मंच होता है, हरी 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 या तुलसी का मंच होता है, क्या आप लोगों को पता है कि हरी मंच में तुलसी क्यों होता है? किसी को पता है हरी मंच में तुलसी का पेड़ क्यों लगाया जाता है? किसी को आइडिया है? मंच तो हरि का है, मतलब कृष्ण भगवान का, उसमें तुलसी का पेड़ क्यों, क्या करता है? आई होप आप सबको पता होगा कि हरी मंच में तुलसी का पेड़ होता है, सभी घर में हम लोग देखते हैं, है ना। मैं जस्ट आपको पूछना ये चाहता हूं कि हरी मंच में तुलसी क्या करता है, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपको कोई मैं पुराण या ये सब का बात नहीं करूंगा, वो नॉलेज है नहीं मेरे अंदर, जस्ट आपको पूछना चाहता हूं कभी आप पूछे हैं अपने आप से कि हरी मंच या तुलसी मंच के अंदर, ये जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ दिस वन, सभी आजकल तो ये फेंगशुई भी है, लोग अपने घर में, हर कोई अपने घर में रखता है इस चीजों को इस तरह का। जस्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हरी मंच में तुलसी का क्या काम है, क्या क्या है, क्यों क्यों तुलसी इसमें दिया जाता है? बस एक पेड़ दिया जाता है इसलिए? कोई भी पेड़ लगा सकते थे, तुलसी पेड़ ही क्यों? किसी को पता है? नहीं है, कोई बात नहीं, ढूंढते रहना ऐसा सवाल। सर तुलसी एक्चुअली हरि का वाइफ है, ठीक है। अब तुलसी क्यों वाइफ है, इसका कब का पुरान का बात है, बहुत पुराना जमाने का बात होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये एक प्रैक्टिस हो गया है आजकल, ठीक है, सब मानते हैं, सब मानते हैं, ये ग्रामेटिकल हो गया है, कोई इसका लॉजिक या वाइब्रेंसी नहीं ढूंढता है कि क्यों तुलसी मंच मंच में हम लोग, हरी मंच में हम लोग तुलसी को पूजा कर लेते हैं, बिकॉज ये हस्बैंड वाइफ है इसीलिए। अब इनका हस्बैंड वाइफ की कहानी आप खुद से पता करो अगर इच्छा है तो, मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरे को भी इतना नहीं पता, ठीक है। तो मैं थोड़ा पता किया तो मैंने सोचा कि अच्छा ये है इसके पीछे का कुछ रीजंस, ठीक है, तो तभी लोग इसको पूजते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे शिव पार्वती को पूजते हैं, ऐसा और भी रीजंस है, आप ढूंढोगे तो मिलेगा। हाँ बोलो। एक वो लाल वाला तुलसी जो कृष्ण तुलसी भी बोलता है ना। जी जी जी, हाँ, काला काला और लाल का होता है, कृष्ण तुलसी भी बोला जाता है। Yes, तो तुलसी भगवान एक्चुअली कृष्ण भगवान का किसी जमाने में मतलब एक्चुअली कृष्ण भगवान का जो अवतार का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्योंकि एक बार नहीं सर, बार बार हुआ है, तो कभी किसी ने तो वो कोई कोई अवतार के रूप में शादी हुआ है, कोई बोलता है कि उनका बहुत सारा बीवियां है, सर उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली एक राक्षस ने सभी लड़कियों को बेसिकली खराब कर रहा था, तो उन सभी को इज्जत देने के लिए वो सभी लड़कियों को शादी कर लिया था, इसका एक अलग कहानी है, ताकि उनको सभी कोई, कृष्ण भगवान ने सबका दोष ले लिया कि भाई इनको कोई लांछन ना लगाए कि इन लड़कियों का शादी नहीं हुआ है या फिर इनको शादी करके इनके साथ खराब हो रहा था, तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो दैट इज अलग बात, अभी मैं इसको बोलना नहीं चाहता, जस्ट आपको एक कहने के तौर पे मुझे जितना पता है, ऐसा ही और भी दूसरे रिलीजियंस पे भी अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं कि लिखा हुआ है तो फॉलो करो, ये क्या बात है, लिखा हुआ है तो फॉलो करो, लिख दिया हरी मंच में तुलसी होता है और उसमें पानी डालने से आपका कुछ प्राप्त हो जाएगा, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। सिमिलरली लॉ भी आपको वही कहता है, ये विश्वास है, बिलीफ सिस्टम है, चाहे कुरान का हो या बाइबल का हो, ठीक है, तो हर एक का अपना अपना होगा, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, आप वाइब्रेंसी पे देखो, आप उसका इंटेंशन को देखो तो आपको समझ में आएगा। सो मैं जब भी लॉ पढ़ता हूँ ना, मेरे को नहीं ये प्राचीन लॉ बहुत खींचता है, क्यों जानते हो? बिकॉज लॉ के थ्रू से क्या होता है ना, सोसाइटी में कल्चर समझ में आता है, अपने घर में देखो आपको समझ में आएगा, जस्ट लुक आफ्टर योर पर्सनल मतलब होम रिचुअल्स, कि पूजा क्यों करते हैं, पूजा में जो भी रिचुअल्स हम करते हैं क्यों करते हैं,
जो जिसका जो भी एज पर देयर रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्यों करते हैं, अगर क्यों का पता करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे जहां आपको पता होना है। तो इसलिए एक जज का बहुत बड़ा काम होता है सर, एक जज बनना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं होता था, ये जज लॉयर्स कॉन्सेप्ट, हमारे देश का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता था। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग तो अलग कॉन्सेप्ट में जीते हैं ना। बट वेयर द लॉ इज क्लियर एंड अनएम्बिगस, अगर लॉ क्लियर है और अनएम्बिगस है, द कोर्ट शैल कंस्ट्रू इट्स बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकल मीनिंग से बात कर सकते हैं, लेकिन क्लियर कट होना चाहिए कि ये रीजन है इसलिए होता है। The law when clear shall be strictly applied. However, hers or burdensome it may be. कितना भी हर्ष हो, कितना भी burdensome हो, वो लगाया जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा। The court shall administer the law as it stands and shall not attempt an alternative interpretation based on logic that is ostensibly just or reasonable. ठीक है, मतलब alternate interpretation नहीं करेगा लॉजिक के कारण से, या फिर वो लॉजिक कितना भी सही हो, ठीक है। कई बार ग्रामेटिकल मैटर अगर क्लियर कट है तो उसको ज्यादा झमेला करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज क्लियर मैटर जो है उसका और एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं होना चाहिए। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का कुछ रूल्स है सर, ठीक है। आई होप कि नीड क्या है समझ में आ गया आपको, ठीक है, कि क्यों हम इंटरप्रिट करें किसी चीज को। चाहे आप हरी मंच तुलसी मंच का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया, वो देखो, दिल मेरा देखो हैसियत ना पूछो, जो आपको समझ में आता है आप समझ लो सर। बट ये सब जो भी मैं एग्जांपल्स आपको दिया, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इसके पीछे मेरा एक ही इंटेंशन होता है, पढ़ाते पढ़ाते लॉ को, स्पेशली लॉ में मेरा थोड़ा एग्जांपल निकल जाता है, कुछ भी जो भी मेरे समझ में आता है मैं बोल देता हूँ, लेकिन मेरे जो भी मैं बोलता हूँ इसके पीछे मेरा एक ही रीजन होता है, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि लॉ क्यों है, किस लिए है और इसके पीछे का रीजन क्या है। जो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के पीछे का बात हुआ वही मैं आपको बताने का कोशिश किया। आपको मैं किताबी बात भी बोला और उसको प्रैक्टिकल भी हमारे समाज में जो दिखता है, समाज के बाहर तो हम है नहीं ना सर, ठीक है, समाज में जो भी दिखता है। जैसे मैं बचपन में अपने पेरेंट्स को, स्पेशली माँ को, बहुत सारा सवाल करता था, ठीक है। जैसे सबसे बड़ा एक सवाल था कि वो हमारे एक होता है ना सर, वो बलि प्रथा, जैसे कि पशुओं का बलि चढ़ाया जाता है। तो मेरा हमेशा से सवाल होता था बचपन से पेरेंट्स को कि बलि क्यों देते हो। एक काली पूजा होता है मेरे देश में, पापा के मतलब कंट्री साइड में, देश में, हुगली में ही, तो वहाँ पर ना बलि होता है, ठीक है, मतलब जैसे बकरा वगैरह को बलि दिया जाता है, या फिर भैंस का भी बलि होता है, ऐसा भी मैंने देखा, ऊँट का भी बलि, कैमल का भी होता है, सैक्रिफाइस जिसको बोलते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि ऐसे भगवान के सामने सैक्रिफाइस क्यों देते हो, भगवान अपने संतान को थोड़ी ना सैक्रिफाइस के तौर पे लेता है। तो मेरे को आज तक इसका प्रॉपर रीजन समझ में नहीं आया क्यों करते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सैक्रिफाइस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या फिर ये इसका क्या पुराना कनेक्शन है, ये मैं ढूंढ रहा हूँ। मतलब कुछ तो लॉजिक समझ में आया है कि ये सैक्रिफाइस के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन धीरे धीरे मैं इसका और भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सैक्रिफाइस क्यों किया जाता था, और तब के जमाने में ये कितना जरूरी था, और आज के जमाने में ये कितना जरूरी है। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। रूल्स अगर आज से 500 साल, 1000 साल या 5000 साल पहले बनाया गया है और लोग उसको ब्लाइंडली आज भी फॉलो करते हैं, चलो ठीक है, फॉलो होता है, आस्था का बात है, लेकिन आस्था का भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि भाई उस टाइम का क्या रीजन था, आज का क्या रीजन है। तो देखना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं कि तब हुआ था आज भी हो जाएगा। मैं बहुत बार करता था और मैं इसके खिलाफ हूँ नॉर्मली, पर्सनली, कि मैं नहीं चाहता ये बिना कारण का किसी को भी सैक्रिफाइस करा दो, चाहे खुद खाने के लिए हो या भगवान के नाम पे बलि लगाने के लिए हो, चाहे रीजन कुछ भी हो। अब बिना रीजन में एक जो बोल नहीं सकता ऐसे किसी भी प्राणी को, इवन हम तो कभी भी मानते हैं कि सब्जी भी काटने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी का बच्चा है। मतलब एक कंपैशन है, करुणा है, ये धर्म का आधार है। तो ये हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जीना छोड़ देंगे या खाना छोड़ देंगे, लेकिन हमेशा थैंकफुल होना चाहिए नेचर के प्रति कि भाई नेचर तुमने मेरे को क्या दिया, ये तुम्हारे कारण मैं जी पाता हूँ, ठीक है। जिस दिन नेचर सब छीन लेगा ना, वो तब समझ में आता है जब सोसाइटी में ड्रॉट होता है, जब सिर्फ फ्लड होता है, तब समझ में आएगा आपको कि ड्रॉट क्या होता है, फ्लड क्या होता है। जहां होता है उनको पता होता है, ठीक है, कि क्या हो सकता है अगर कभी भगवान ऐसा कर दिया तो। नेचर के बाहर कोई नहीं है सर, इसलिए नेचर के प्रति थैंकफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा अपने लिए मैंने किया, अरे क्या किया तुमने, कुछ नहीं किया। जो तुमको करने के लिए बोला गया है वही करते हो। हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन हम लोग अपने आप को होनू समझते हैं, वही प्रॉब्लम है।
ऑब्वियसली सुपर नेचुरल पावर है, जेन्युइनली है, इतना सारा चीज होता कैसे है फिर? ओके ये थोड़ा सा आसान कर देता है सर लॉ को समझने के लिए। आई डोंट नो आप कितना इंटरप्रेट करने में आपको हेल्प हो रहा है, बट ये अगर आप इस तरह से पुराने चीजों को ढूंढोगे ना, हेल्प करेगा आपको। ये नॉर्मल पढ़ाई भी आपको हेल्प करेगा, सिर्फ किताबी बात नहीं, आप इससे ज्यादा मतलब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा, आना भी चाहिए। रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ओवर ए पीरियड, certain rules or interpretation or construction have come to be well recognized. However, these rules are considered as guides only and are not inflexible. These rules can be broadly rule of literal construction. Literal construction का मतलब बेसिकली जो उसका नॉर्मल मतलब जिसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं ना, मतलब बंगाली में इसका एक बहुत अच्छा लैंग्वेज है, अक्षरिक अर्थ है। कभी सुना है किसी ने? जो लोग बंगाली पढ़े हो उनको पता होगा अक्षरिक अर्थ है मतलब क्या बताऊं, मतलब जैसा लिखा हुआ है वैसा कॉन्सेप्ट, लिटरली जैसे हम लोग इंग्लिश में से बोलते हैं ना, लिटरली वही वही बात है। ठीक है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, समझ में आ रहा है ना सर? अक्षरिक अर्थ कभी सुना है आप लोगों ने? अरे जो लोग बंगाली पढ़ते हो उनको पता होगा। है सर। एग्जैक्टली ठीक है, आजकल तो सर बंगाली पढ़ना भी लोग भूल गया है ना? मतलब ऐसा ऐसा मैं पेरेंट्स देखता हूँ है ना, लोगों के सामने मैंने ऐसा करके बोलता है আমার ছেলেরা तो बांग्ला एकदम बोलते पारे ना, मैंने ये प्राउड का बात हो गया ये क्या बात है कि हमारे ছেলে মেয়েগুলো बांग्ला एकदम बोलते पारे ना, व्हाट इज दिस? अरे भाई अपना भाषा है बोलो। हाँ क्या चल रहा है सर? अपनी चीजों को इतना खराब करेंगे तो फिर दशा क्या होगा? क्या दशा होगा? मतलब एक कविता है हरिवंश राय बच्चन का, मैं अमिताभ बच्चन का एक पोएट्री से सुना, कहता है चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। समझ रहे सर? बोलते हैं चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ठीक है, पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ऐसा लाइन था। तो चरित्र पवित्र होना चाहिए, अपनी चीजों पे प्राउड होना चाहिए। आजकल ऐसा हो गया कि আমার ছেলেটা तो बांग्लाटाई बोलते पारे ना, अरे ये प्राउड का बात है भाई। तो फिर 2 दिन बाद वो अपने माँ को भी भूल जाएगा, दूसरे के माँ को बोलेगा वो मेरा माँ है, ये मेरा माँ नहीं है, क्योंकि अपने को भूलने का एक क्या हो गया ना, कल्चर बन गया और उसमें प्राउड फील हो गया। अब ऐसा है, तो जो भी हो आई होप यू अंडरस्टैंड द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, जो उसका मतलब है वो समझना है। ठीक है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, rule of harmonious construction, the rule in head-on's case of mischief rule, rule of beneficial construction, exceptional construction, एजेसडेम जेनरिस, आगे आगे बताएंगे सर, अगेन लैटिन आ जाएगा। ठीक है, आज भाषा को लेके मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आई डोंट नो आप लोगों को कितना अच्छा लगा या बुरा लगा। बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन अच्छा लगा तो ये दिल पे लगाना। तो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, एजेसडेम जेनरिस, एंड उसके साथ एक सेकेंडरी रूल का एरिया है सर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटर सोसिस और डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो। ठीक है, एक्सपोजिटियो जो भी बोलो। ठीक है, कई बार समझ में नहीं आता क्या बताएं इसको, क्योंकि दिस इज माई नॉट रेगुलर लैंग्वेज, तो बोलने के टाइम पे गलती हो सकता है सर। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ नॉसिटा सोसाइस या सोसिस जो भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंटेम्पोरेनिया एंड एक्सपोजिटियो। ठीक है, तो नाउ पॉइंट इज दैट ये प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स है क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। ओ सर बोलो, आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो प्राइमरी रूल्स क्या है? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या है सर? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब है द फर्स्ट एंड प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज दैट इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर मस्ट बी फाउंड इन द वर्ड्स यूज्ड बाय लेजिस्लेटर इटसेल्फ, जो भी वो शब्द यूज किया है। ठीक है, शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है सर, शब्द। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि मुंह से फेंका हुआ जो जबान से निकला हुआ वर्ड्स कभी वापस नहीं लिया जाता है ना, ऐसा कहा जाता है। जैसे बंदूक से निकला हुआ गोली और मुंह से निकला हुआ वर्ड्स वापस नहीं लिया जाता, जो बोल दिया सो बोल दिया। ठीक है, ऐसा है ना, ऐसा ही है। शब्द अगर एक बार आपके कलम से हो, मतलब पेन से हो या फिर मुंह से निकल गया तो निकल गया, वापस नहीं ले सकते। मतलब इट्स लाइक उसी को लेके आगे का खेल बन जाता है। ठीक है, तुमने मेरे को क्यों गाली दिया, अभी गाली दे दिया तो दे दिया, अब उसका जो नतीजा होगा वो तो होगा। इट्स लाइक दैट। एक बार ऐसा ही कहानी है, मेरा अंकल ने एक ड्राइवर को, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है ना, तो थोड़ा गाली गलौज होता है इस इंडस्ट्री में, मतलब लेबर
ओनर के बीच में हमेशा, मतलब गाली छोड़ के ये लोग काम नहीं करता। बड़ा बाजार एरिया में अगर कभी भी जाओगे आप, ये मेरा फैमिली बिजनेस में मैं देखा, ठीक है, मतलब गाली गलौज इज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि सब थोड़ा सा इलिटरेट है, नॉर्मल बात में समझ में नहीं आता, गाली गलौज से बोलो तो सबको सब समझ में आता है। तो एक बार मेरा अंकल का आदत हो गया था, तो अंकल ने ना एक ड्राइवर को रास्ते में ट्रक में ना ऐसे गाली दे दिया। तो अंकल बाइक में था और वो ट्रक ड्राइवर चल रहा था रास्ते से, तो कुछ हुआ तो वो अंकल ने बाइक से उनको गाली दिया। तो काफी लंबा रास्ता था, हाई रोड में चल रहा था, तो बाइक वाला भी, मेरा अंकल बाइक में था, तो एक होटल में दोनों घुस गया, दोनों को पता नहीं कि एक ही होटल में जाएगा। तो वो ट्रक वाला ना वो गाली याद रख लिया था, और शायद पंजाब से था या कहीं से, हाईवे में था। तो जहां पर जिस ढाबा में अंकल घुसा, उसी ढाबा में वो ड्राइवर भी एंटर किया, अंकल को देख लिया और जाके पूछा, भाई तुम मेरे को गाली क्यों दिया? अब आगे अंकल सोच रहे कि अंकल भागेगा, लेकिन अंकल भागेगा तो कहाँ भागेगा, हाई रोड का रास्ता तो हाई रोड का ही है। तो बहुत दूर तक वो ट्रक वाला अंकल का पीछा करता रहा, और जहां जहां गाड़ी रुक रहा है अंकल को पकड़ गए, भाई तुम मेरे को गाली क्यों दिया? मतलब इट्स लाइक भाई बोल दिया तो बोल दिया, अब वो वापस नहीं कर सकते। अब अंकल भागते भागते फिर जाके एक लोकल रास्ते पे, रात का टाइम था, घुस गया, तब जाके ट्रक वाले से छुटकारा मिला। नहीं तो ट्रक वाला मेरे अंकल को छोड़ा नहीं है ना, अंकल सोच रहे कि भाई क्यों बोला इसको, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि वो गाली जो मुंह से निकल गया। इट्स लाइक दैट। तो the legislature must be found in the words used in the legislature itself. Thus, if the words of a statute are capable of one construction only, then it would not be open to the courts to adapt any hypothetical construction. मतलब अगर कोई एक मतलब वहां से निकल रहा है, तो कोर्ट इसको ना हाइपोथेटिकली कोई दूसरा मतलब में नॉर्मली लेके नहीं जा सकता। हाइपोथेटिकल मतलब आपका आप उससे कुछ और, मतलब क्या बताऊं, हाइपोथेटिकल इट्स पकड़ लिया, मतलब मान लेंगे, कुछ एजम्पशन कर लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। On the ground that such hypothetical construction is more consistent with the alleged object and policy of the act, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है उसको मान के चलेंगे, इट्स लाइक दैट। इट इज अ कार्डिनल रूल, नंबर का बात है, कार्डिनल का मतलब होता है नंबर, ये सेटिस्फैक्शन लेवल में बात नहीं करता। एक होता है कार्डिनल, इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है सर, ठीक है, ऐसा मैथ्स में भी है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर्स में बात होता है, जो है वो है, और ऑर्डिनल का मतलब होता है जो सेटिस्फैक्शन लेवल से बात करता है, ठीक है। तो कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन दैट अ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्ट्रूड लिटरली and grammatically, giving the words their ordinary and natural meaning. Therefore, the language used in the statute must be construed in its grammatical sense. The correct course is to take the words themselves and arrive, if possible, at their meaning without reference to cases in the first instances. पहले इंस्टेंसेस में वर्ड्स को ही देखा जाता है, कोई केसेस वगैरह को देखा प्रॉपर्ली नहीं जाता। इन द फ्रेजोलॉजी, मतलब फ्रेज जो यूज होता है, फ्रेज होता है ना, वर्ड्स फ्रेज, ठीक है। इन द फ्रेजोलॉजी ऑफ ए स्टैट्यूट इज क्लियर एंड अनएम्बिगस, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एंड केपेबल ऑफ वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन, यही एक लॉ का वर्ड्स होना चाहिए। केपेबल ऑफ वन एंड ओनली वन इंटरप्रिटेशन, एक वर्ड्स का एक ही मतलब निकलना चाहिए, उससे 5-10 मतलब नहीं निकालो, या एक से ज्यादा नहीं। देन इट वुड नॉट बी करेक्ट टू एक्सट्रापोलेट, एक्सट्रापोलेट मतलब बाहर से कोई चीज को समझ लेना, these words out of their natural and ordinary sense. When the language of a statute is a plain and unambiguous, it is not open to the courts to adapt any other hypothetical construction, simply with the view to carrying out the supposed intention of the legislature. आपका व्यू पॉइंट एक ही होना चाहिए कि भाई लेजिस्लेचर क्या है और उसके बेसिस में वर्ड्स में क्या लिखा गया है। तो क्या बात कर रहे हैं सर, लिटरल मतलब का बात कर रहे हैं। प्लेन वर्ड्स रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, जो प्लेन वर्ड्स में बोला हुआ है उसका क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए, जितना सिंपल समझो उतना सिंपल। इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूटा सेंटिनिटिया एक्सपोजिटर नॉन इंडिजे। अब ये लैटिन है, ओके, ठीक है सर, ये होता है लिटरल मीनिंग, ठीक है। बोलो, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्लियर है कि नहीं है, बोलिएगा सर। यस सर, सिमिलरली है दादा। जैसे जैसे नॉर्मल लिटरल मतलब में आपको नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग के बारे में बात करते हैं। स्टैट्यूट्स आर टू बी फर्स्ट अंडरस्टूड इन देयर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी और पॉपुलर सेंस, जो बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, नेचुरल, ऑर्डिनरी एंड पॉपुलर सेंस, and must be construed according to their plain literal and grammatical meaning.
if there is an inconsistency with any express or intention or declare purpose of the statute or it involves any absurdity, repugnancy मतलब विरोध करना, inconsistency and grammatical sense must be then modified, then grammatical sense को modify करना पड़ेगा, extended or abridged only to avoid such inconvenience, मतलब उतना ही चेंज करेंगे जितना इनकन्वीनियंस कर रहा है उतना, नॉट उससे ज्यादा चेंज नहीं। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस पवन कुमार 2005 का केस में ऐसा ही एक केस बना था, जिसमें कोई भी मतलब जो नेचुरल मतलब से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर कुछ रूल्स में प्रॉब्लम है तो नेचुरली उस रूल्स को समझो कि क्या पॉपुलर सेंस है उसका। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, राम अवतार वर्सेस, राम अवतार मतलब किसी का नाम है, ठीक है, राम अवतार मतलब आप राम जी को मत समझ लेना, ठीक है। राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1961, सुप्रीम कोर्ट 1325 केस नंबर। क्या बना था केस देखो, इन ए क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट whether the sale of a betel leaves मतलब पान का पत्ता, ठीक है, आई होप यू ऑल नो अबाउट पान पत्ता, इट्स अ वेरी मतलब इसका बहुत बहुत फेमस एक मतलब क्या बोलो बोटेनिकल यूज है इसका, बोटेनिकली और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बहुत इस्तेमाल होते हैं बिटेल लीव्स। तो बिटेल लीव्स वाज सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट बिटेल लीव्स कुड नॉट बी गिवन द डिक्शनरी। अब जो लॉ है उसमें कहीं पर भी बिटेल लीव्स के बारे में डिक्शनरी नहीं किया गया। टेक्निकल और बोटेनिकल मीनिंग when the ordinary and natural meaning is clear, टेक्निकल और बोटेनिकल मीनिंग कुछ भी बिटेल लीव्स का नहीं था डिक्शनरी के अंदर, लेकिन ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग पता है, क्लियर है और अनएम्बिगस है कि भाई बिटेल लीव्स क्या काम पे आते हैं। तो बीइंग द वर्ड्स ऑफ एवरीडे यूज, it must be understood in its popular sense and by which people are conversant with it and also be meaning with the statute dealing with the matter would attribute to it. Therefore, the sale of betel leaves was liable to sales tax. ठीक है, ये बात हुआ था, इसीलिए बिटेल लीव सेल को सेल टैक्स के अंदर लाया गया था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है बिटेल लीव लॉ के अंदर नहीं था, कोई टेक्निकल या बोटेनिकल मतलब भी उसका नहीं बोला था लॉ में, बट नेचुरल एंड ऑर्डिनरी सेंस में ये क्लियर है, अनएम्बिगस है, तो इसलिए एवरीडे यूज में इसको लोग यूज भी करते हैं और इसका काफी अच्छा कॉमर्शियल यूज भी है, तो इस पे सेल टैक्स लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही लॉ के अंदर बिटेल लीव्स का कोई टेक्निकल मतलब हो या ना हो। समझ में आया सर? Technical words are to be understood in technical sense. The point of literal construction is that technical words are understood in the technical sense only. In construing the words practice, जैसे हम लोग बहुत बार इसको यूज करते हैं practice, ठीक है, practice. In the construing the word practice, the Supreme Court Advocates Act 1951, it was observed that practice of law या practicing chartered, practicing CS, जो भी बात करो आप, practice of law generally involves the exercise of both the functions of acting and pleading on behalf of the litigant party. आप एक्ट करते हो या प्ली करते हो अपनी लिटिगेंट पार्टी के लिए, जो भी आपका जो आपके पास आया है। तो when legislature confers upon an advocate the right to practice in a court, it is legitimate to understand that expression as authorizing him to appear and plead as well as to act on behalf of suitors in that court. मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, इसका क्या मतलब है? टेक्निकल है, क्या आप टेक्निकली अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड हो, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, तो फिर आप इस मैटर को लेके लाइसेंस है आपके पास प्रैक्टिसिंग का, अब उस हिसाब से कोर्ट में जाके प्ली करते हो, तो ये प्रैक्टिस का मतलब है। कंसिडरिंग द वर्ड प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एक्ट 1951, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट प्रैक्टिस ऑफ लॉ जनरली इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ बोथ द फंक्शंस ऑफ एक्टिंग एंड प्लीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ अ लिटिगेंट पार्टी, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस। तो ये टेक्निकल टर्म है, ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस एक टेक्निकल टर्म है, ये टेक्निकल टर्म का मतलब समझना पड़ेगा। तो टेक्निकल वर्ड्स आर टू बी अंडरस्टूड इन अ टेक्निकल सेंस। ये बात बना था अश्विनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद बोस, ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1952, सुप्रीम कोर्ट 369। ठीक है, केस नंबर अगर भूल भी जाओ तो नो प्रॉब्लम, बट किसके बीच में हुआ था ये याद रहे, आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन अगर आप नंबर भी याद रख पाते हो, वेरी गुड सर, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। ठीक है, बट हाँ, किस केस में इस तरह का टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात हुआ था, अगर आपको ये सब थोड़ा सा याद रहता है ना, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मतलब दिल से पढ़ो, दिमाग ऑटोमेटिक याद रखेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिल से पढ़ो सर, दिल से पढ़ोगे दिमाग ऑटोमेटिक याद रखेगा, दिमाग इस्तेमाल करोगे पता नहीं दिल क्या करेगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ ए स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्टिट्यूट, सर अगेन लैटिन आ गया, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा, अट रेस मैजिस
वेलिएट क्वाम पीरियड। सर दिमाग मत खाओ, सुबह से दिमाग खा रहे हो। सर दिमाग नहीं खाना चाहता, क्या करें, ये इंग्रेज आए क्यों हमारे देश में? आया तो आया, खुद आ जाते, लातीन को भी सामने लेके आया। अब क्या करूं मैं? मतलब बचपन में बोटा ये आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे बोटनी पेपर जो होता था 8 9 10 वगैरह में, बायोलॉजी, हाँ सर बायोलॉजी में, एक्चुअली बोटनी उसमें एक साथ होता था, बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता था बहुत सारा नाम, मुझे आज भी बहुत सारा याद है। हाँ बहुत सारा, ये जैसे कि अभी आम का सीजन आएगा, मैंगी मैंगी फेरा इंडिका, हम लोग ऐसे दोस्तों के बीच में बात करते हैं। एक बार एक दोस्त ना मार्केट में जाके एक दुकानदार को बोल रहे हैं, भैया मैंगी फेरा इंडिका कितना करके चल रहा है? हाँ तो दुकानदार ना बोल रहे, भाई तू कहाँ आया, कौन है तू? अब सोच रहे हो, मतलब मैंगो लाना था उनको, तो बदमाशी करके दुकानदार को बोल रहे हैं कि भैया मैंगी फेरा इंडिका कितना करके चल रहा है, बंगाली में बोला कि दादा मैंगी फेरा इंडिका कत करेगो, इट्स लाइक दैट। तो वो दुकानदार बोल रहे हैं कि क्या मैंगी फेरा इंडिका, क्या बात कर रहे हैं? तो हम लोग ऐसे करते थे। एक बार एक जू में घूमने गए तो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये देख पावो क्रिस्टेसस। हाँ तो दोस्त लोग बोल रहे हैं, ये कौन सा प्राणी है पावो क्रिस्टेसस? आप लोगों को पता है सर पावो क्रिस्टेसस किसको बोलते हैं? अरे सर ये पीकॉक का साइंटिफिक है लैटिन नेम है पावो क्रिस्टेसस। ठीक है, एक बार मजा आया सर, सबसे मजा आया था जो कतला कतला में हुआ था। ऐसे कतला जो है फिश, ये कतला नाम से ही फेमस है ना। तो दुकानदार की जाके बोला, दादा कतला कतला, हाँ तो बोला हाँ ठीक है कतला कतला नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिश वाले को पता है कतला ही है इसका साइंटिफिक नेम ही, पॉपुलर नेम है मार्केट में, तो इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन जो साइंटिफिक नेम मार्केट में पॉपुलर नहीं है, कॉमन सेंस में पॉपुलर नहीं है, वो तो प्रॉब्लम करेगा। आप लोग कभी ऐसा एक्सपीरियंस किए हो क्या? हाँ सर हम लोग बचपन में ऐसे बहुत मजा करते थे साइंटिफिक नेम को लेकर। बेसिकली ये लैटिन नेम है, लेकिन ये लॉ का लैटिन नेम तो थोड़ा और मुश्किल लगता है मेरे को कभी कभी। अट्रेस मैजिस वैलिएट क्वाम पीरियड। ओके, इसका क्या मतलब है सर? अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्टिट्यूट अट्रेस मैजिस वैलिएट क्वाम पीरियड, मीनिंग देयर बाय दैट वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी कंस्टिट्यूट सो एज टू लीड टू सेंसिबल मीनिंग। जो भी बोलो भाई सेंसिबल मतलब बोलो, लॉ में जो भी लिखो सेंसिबली लिखो। जनरली the word or phrase of a statute are to be given their ordinary meaning. It is only when the words of an enactment are capable of two construction that there is scope for interpretation or construction. Then that interpretation which further the object can be preferred to that which is likely to defeat or impair the policy or object. तो कहने का मतलब है जो भी लॉ में लिखेगा वो सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली और एक बात है, इंटरप्रिटेटियो मतलब बेसिकली इंटरप्रिटेशन का लैटिन है interpretatio fienda est ut res magis valeat quam periet। मतलब क्या है? statute should be construed grammatically, interpretatio fienda est ut res magis valeat quam periet। इसका मतलब है इन शॉर्ट स्टैट्यूट को मैक्सिम भी बोला जाता है। ठीक है, मैक्सिम मतलब शॉर्ट में किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना। कंस्टिट्यूट ग्रामेटिकली, जो भी बोलो ग्रामेटिकली बोलो और एकदम सेंसिबल बोलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइमरी रीजंस का बाद हम लोगों ने अभी क्या बोला सर? रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो जो भी रूल है आपका उसको रीजनेबली या सेंसिबली बनाओ तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ये लॉ बताते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। एक बात है सर रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ये बात क्या है सर? हार्मोनी का मतलब तो होता है मिल, हाँ सर मिलन करना, मिलन समझते हो? जो आजकल सोसाइटी में बिल्कुल गायब है, किसी के साथ किसी का मिल नहीं है, सब झगड़ा करते रहते हैं। हाँ आमतौर पे चाहे सोसाइटी हो या वर्ल्ड देखो, झगड़ा हमारा एक मतलब क्या बोलो कल्चर बन गया है। चाहे वो पॉलिटिकल झगड़ा हो, चाहे मतलब किसी भी बात पे हम लोग एक नहीं होते। दुनिया के सामने सिर्फ झगड़ा और झगड़ा होता है, मीडिया हो या दुनिया भर में जहां देखो हार्मोनी तो गायब है। लेकिन अगर कुछ कल्चर में हार्मोनी का बात है तो वो भी गायब करने का कोशिश भी लगा हुआ है कि भाई ये लोग एक कैसे हो सकता है, किसी को एक नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। मतलब इस तरह का पावर चल रहा है आजकल। ठीक है, एक नहीं होने देंगे, अरे भाई एक हो जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? क्यों लॉ कहता है सर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब आप तोड़ फोड़ करने के लिए दुनिया में आए हो क्या? हाँ कोई कोई ना ऐसे बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, आप लोग भी पढ़े होंगे। अलेक्जेंडर द ग्रेट कैसे हैं सर? हाँ
जो दुनिया को मारा, तोड़ा, पीटा, वो ग्रेट कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। दुनिया भर को मार के, पीट के, दुनिया को खत्म करके, हाँ, वो ग्रेट बन गया। ये है कल्चर। अब प्रॉब्लम यही है, अब किसको तुम अपना देवता मानोगे, किसको ग्रेट बोलोगे? अगर ये भी नहीं पता तो क्या बताऊं। तो जो भी हो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड it is a recognized rule of interpretation of statutes and deeds that the expression used therein should be ordinarily be understood in a sense in which they best harmonize with the object of the statute. Opposite of harmony क्या है? Conflict. Basically conflict नहीं करना है। Thus, this rule is applied when there is a conflict between two provisions of a statute. Conflict होने से harmony करो, है ना? जैसे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है? अरे बोलो सर, रशिया यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है? क्या खबर, क्या है लेटेस्ट बात? मान गया यूक्रेन? मेरे को खबर नहीं मिला सर, मैं काफी प्रॉब्लम में हूँ थोड़ा, कुछ दिनों से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम, तो खबर कुछ नहीं है मेरे पास। आप लोगों के पास क्या खबर है? माने नहीं दादा। सीज फायर अभी किया है इवैक्यूएशन के लिए इंडियन स्टूडेंट्स का। नहीं मानेगा यूक्रेन, मतलब बेसिकली यूक्रेन बात नहीं मानने को रेडी नहीं है, तो मतलब मॉस्को छोड़ेगा नहीं। देखो क्या होता है। ये सब बीज ना यूएस का और ये वेस्टर्न नेशंस का, ये इंग्लैंड बहुत खतरनाक कंट्री। ये जो इतना सालों में जो किया है ना, ये यूके, यूएस, ये इस जैसा कंट्री, इवन जर्मनी भी एक टाइम पे, फ्रांस, ये लोग एक जमाने में जो किया है ना, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये खतरा बना दिया। रशिया भी कम नहीं है, सब अपने अपनी, ये वेस्टर्न नेशंस दुनिया को पागल किया है। ये लोग दुनिया को जोड़ने की जगह दुनिया के बस राज करने का सोचा है। और बाकी जो नॉर्मल है, जो शांति सोचता है, जो जैसे अफ्रीकन्स, जैसे साउथ अमेरिकन्स, ये लोग जंगल में खुश है। हाँ, जंगल में खुश है, लेकिन सब जगह में जाके सबको लूटने का काम करना चालू करते। अरे भाई रहने दो ना सबको अपने जैसा, क्यों हर एक के कंट्री में घुस के उसके ऊपर राज करने का इरादा रखते हो? अब आज बोलने से क्या होगा? सबके अंदर जो बीज बो दिया, ये गंदगी है, फैला दिया। अब ये गंदगी कब जाके रुकेगा किसी को नहीं पता। अब दुनिया सब कोई पावरफुल बनना चाहता है, पैसे से और वीपन से। अब बनो पैसे से पावरफुल और वीपन से पावरफुल, तो फिर प्यार मोहब्बत हार्मोनी होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब तो ऐसा होगा, देखो ना, दुनिया भर में भी दो पावर हो जाएगा। एक तो चाइना है ही, अब चाइना देखो ना, चाइना और रशिया में दोस्त बन गया, ठीक है? अब चाइना और रशिया दोस्त बन के वेस्टर्न के साथ लड़ेगा। अब भारत बीच में फंसेगा, क्योंकि भारत को किसी के साथ लड़ना नहीं है, इंटेंशन है ही नहीं इसका, कभी भी नहीं है, चाहे वो ताकतवर बने या ना बने। ठीक है, ताकतवर तो भारत बन जाएगा, लेकिन इसका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि दूसरे पे राज करे। अब भारत को भी करना पड़ेगा, उपाय नहीं है किसी का साइड, या कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट करे, बस इतना मैं चाहता हूँ। पता नहीं, दुनिया ऐसा ही चलेगा अभी, बिकॉज अभी दुनिया क्या है? पैसा कमाने का और पावरफुल दिखाने का। ऐसा करते करते क्या है, ये एक्चुअली खत्म होने का है, और कुछ साल बाद खत्म होगा, 100 साल 200 साल बाद खत्म होगा। जब सब खत्म होगा फिर बोलेगा भाई हम लोग और मारपीट नहीं करेंगे, हम लोग शांति में रहेंगे, तब हार्मोनी करेगा। ये दुनिया का चाल ढाल है आजकल। Thus, where an expression is susceptible of a narrow and technical meaning as well as a popular meaning, the court would be justified in assuming that the legislature used the expression in the sense which would carry out its objective and reject that which renders it invalid. New India Sugar Mills Limited versus Commissioner of Sales Tax। मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है। जेनरेलिया स्पेशियलिवस, ठीक है, जेनरेलिया स्पेशियलिवस नॉन डेरोगेंट। सर फिर से दिमाग खा गया आप लोगों का। जेनरेलिया स्पेशियलिवस नॉन डेरोगेंट, इसका मतलब होता है जनरल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, स्पेसिफिक रूल विल बी ओवरराइड जनरल रूल। अगर किसी भी मैटर पे कोई जनरल रूल है, अगर उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक रूल आ जाता है, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक जनरल पे ओवर रूल तो करेगा। वही बताते हैं, द प्रिंसिपल इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम जेनरेलिया स्पेशियलिवस, ठीक है, स्पेशियलिवस नॉन डेरोगेंट, मतलब स्पेसिफिक आने से जनरल रूल ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाता है। किसी भी मैटर पे स्पेसिफिक बात कर दो तो जनरल ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो यही बात है, ठीक है। जनरल में क्या प्रॉब्लम है? जनरल में प्रॉब्लम है कि वो लोग कंफ्लिक्ट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जनरल मतलब अलग अलग बात करेगा, ठीक है। जैसे कि अभी भारत में प्रॉब्लम है,
हाँ सर, भारत में प्रॉब्लम है कि नहीं है? सबको आजादी है, फंडामेंटल राइट्स दे दिया हम लोगों ने। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो, अरे बोलो ना। इंडिया का प्रॉब्लम है ना कि सबको जनरल रूल दिया गया, बट सबको जनरल रूल को लेके क्या कर रहा है? मिस यूज कर रहा है, अपना अपना परचम लहराना चाहता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। कोई कहता है कि हम देख लेंगे, कोई कहता है कि हम देखने नहीं देंगे, ठीक है? तो इस तरह का चल रहा है। कोई कहता है कि पूरा भारत में हमारा परचम लहराएगा, भारत के अंदर प्रॉब्लम। कोई कह रहा है कि हमारा लहराएगा। अब लहराने तो किसका लहराएगा? तो जनरल रूल का प्रॉब्लम है, स्पेसिफिक कुछ होना चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि स्पेसिफिक होने से हार्मोनी होगा। जैसे स्कूल का प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम हुआ था कॉलेज का, हाँ सर, कॉलेज में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था ना कुछ दिन पहले, अभी भी शायद है, अभी वार के कारण सब हम लोग भूल गए, शिफ्ट हो गए। अब देखो ना, ये मीडिया है, ये कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है। अब मीडिया को देखो, मीडिया कितना शैतान है सोचो। आजकल मीडिया का कॉन्सेप्ट सोचो सर, नेगेटिव चीजों को फैलाने में कितना माहिर है। आप लोग ना प्लीज ये सब मैटर को थोड़ा सा सेंसिटिव से देखना। मीडिया का खेल देखो, वो सिर्फ नेगेटिव न्यूज फैला के पॉपुलर होता है और पैसा कमाते हैं। अब कोई नहीं बात कर रहा है, अब कोई नहीं बात कर रहा है, क्यों? अब वार जो है वो बड़ा न्यूज है। मतलब ये कुछ कुछ एरिया में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको नेशनल इशू मत बनाओ यार। हाँ सर, आपको क्या मानना है? छोटा मोटा प्रॉब्लम है, हम लोग हार्मोनी में रह सकते हैं, लेकिन ये नेशनल इशू कौन बनाते हैं? मीडिया। अब मीडिया को छूट दे दिया कि भाई अब बोलो कुछ भी। अब कुछ भी बोलो का मतलब ऐसा है क्या? अब इनके ऊपर कुछ लॉ लगाओगे तो फिर बोलेगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स छीन रहे हैं हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देश चल नहीं रहा है। अरे भाई, बोलने का आजादी है, मतलब कुछ भी बोलोगे, भड़काना करोगे, देश में हमेशा एक कियोस क्रिएट करोगे। अब देखो, अब क्यों नहीं बोल रहा है फिर? क्योंकि अभी ये न्यूज छोटा पड़ गया रशिया यूक्रेन के सामने। क्या सही है बात? बोलो, रियलाइज करे हो तो बोलो सर। मुद्दा कुछ होता नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है। छोटा मोटा प्रॉब्लम हर जगह में होता है। जैसे हम लोग बंगाल में बोलते हैं ना, घोटी बाटी रहने से आवाज करेगा। वेरी फेमस बंगाली फ्रेज है ना, घोटी बाटी रहने से आवाज थोड़ा होगा, है ना? यस, बिल्कुल सर, घोटी बाटी रहने से आवाज थोड़ा होगा। ভয় দেখায়। हाँ बोलो। এবিপি আনন্দ আরো বেশি ভয় দেখায়। हाँ, अरे ये लोग वही पैसा तो इसीलिए कमाते हैं। लोग न्यूज देखना छोड़ दो, सीरियसली न्यूज देखना भी छोड़ दो, न्यूज स्प्रेड करना भी छोड़ दो। इसने ये बोला, उसने वो बोला, बिकॉज ये लोग कुछ करता नहीं है, ये कोई अच्छा काम नहीं करता। हाँ, कोई जरूरत का अच्छा बात है वो फैलाओ, पॉजिटिव न्यूज है तो फैलाओ, ये नेगेटिव न्यूज मत फैलाओ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज से आज तक कोई अच्छा चीज हुआ नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा, ये सिर्फ मारपीट और दंगाबाजी कराता है। मतलब हम लोग है, एक है, सब मिलजुल के रहते हैं। हाँ ठीक है, घोटी बाटी है, थोड़ा लड़ाई लड़ेगा, थोड़ा अलग अलग ओपिनियन रहने से प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम नेशनल इश्यूज नहीं है। हर बात को नेशनल इश्यूज, अब देश का और कोई काम नहीं है। अब मीडिया है ना, सीरियसली मैं तो मानता हूँ कि मीडिया को इमीडिएटली बैन करना चाहिए। वो जैसे पुराने जमाने में होता था ना, शाम को 7 बजे का न्यूज, हाँ सर, दूरदर्शन वाला, वो एक ही न्यूज होना चाहिए। कभी कभी मुझे ऐसा ही फीलिंग आता है, 7 बजे एक न्यूज होगा, हिंदी, उर्दू और लोकल लैंग्वेज, ठीक है, बस वैसा ही ठीक है। इसमें कोई किसी भी तरह का वायरल नहीं है। अब ऐसा करने जाओगे तो बोलेगा फंडामेंटल राइट्स छीन रहा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन को बात करेगा कि देखो ऐसा पावर है कंट्री में जो फंडामेंटल राइट्स भी छीन ले रहा है। अब सोचा करो कभी, मैं तो सोचता हूँ और फिर यही आजकल मैं इसलिए न्यूज देखता नहीं, छोड़ दिया। क्या है न्यूज में? कुछ नहीं है। हाँ कोई, हाँ वेदर कॉन्सेप्ट है, बोला कि फ्लड आएगा, थोड़ा फॉलो करता हूँ कि भाई कब आएगा, क्या बोल रहे देख लेते, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं, ठीक है, बस ऐसा चीज फॉलो करो, बाकी चीज छोड़ दो। जनरली या स्पेशली वॉज नॉन डेरोगेंट, ठीक है, स्पेसिफिक रूल विल ओवरराइड जनरल रूल, ऑब्वियस बात है, ठीक है, बट रिमेंबर that this rule can be adopted only when there is a real and not merely apparent conflict between provisions. When the words of a statute on a reasonable construction thereof admit of one meaning only, then such natural meaning will prevail. The court shall not attempt an interpretation based on equity and harmonious construction. In some cases, statute may give a clear indication as to which provision is
सबसर्विएंट एंड विच ओवरराइड्स, मतलब कई बार लॉ क्या करता है, हमें बता देते हैं कि भाई ये लॉ रहेगा, लेकिन कई बार वो बोल देते कि इसको ओवरराइड करेगा, और ओवरराइड करने के टाइम पे एक लॉ में एक वर्ड यूज करते हैं, एक टर्म्स यूज करते हैं, सब्जेक्ट टू, या फिर ऐसे बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एंड विदाउट प्रिजुडिस, इस तरह का करते हैं ना, मतलब ये रूल सभी पे लगेगा बट सब्जेक्ट टू दैट, मतलब अगर ये रूल है तो लगेगा, नहीं तो नहीं। ऐसा होता है कि नहीं, मतलब हम लोग बहुत सारा लॉ पढ़े हैं, सब्जेक्ट टू, नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब बात हम लोग पढ़ के आए हैं। सब्जेक्ट टू बोलने का मतलब क्या है, रूल लागू होगा बट सब्जेक्ट टू, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दिया तो, नहीं तो चेंज नहीं कर सकता, है ना। कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बदल सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के बिना नहीं कर सकता। एक तरफ बोल दिया बदल सकता है, दूसरी तरफ सब्जेक्ट टू कर दिया, तो क्या था, जनरल से स्पेसिफिक हो गया ना। So that is the concept. Generally or specially was not derogant. आई होप क्लियर हो रहा है सर कि लॉ ये सब वर्ड क्यों यूज करता है, ठीक है। और आप अगर लॉ में लिख रहे हो तो आपको इस तरह का वर्ड का सही इस्तेमाल भी करना चाहिए, you have to use this kind of word proper and logical reason. The impact of the word subject to when used in a provision is that when the same subject matter is covered by that provision and by another provisions or enactment subject to which it operates and there is a conflict between them, मतलब दोनों पॉइंट में conflict है तो फिर subject to कर दो, then the latter will prevail over the former. Obviously जो बाद में आएगा वो former के ऊपर लगेगा, लेकिन the limitation cannot operate when the subject matter of the two provision is not the same. Thus a clause that uses the word subject to is subservient to another. एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 of the Companies Act 2013, any change in the name of a company shall be subject to a provision of subsection 2 or 3 and 3 of section 4 and shall not have effect except the approval of central government in writing, है ना। सब्जेक्ट टू आ गया, चेंज कर सकता है पर सब्जेक्ट टू हो गया। नॉट विथ स्टैंडिंग, ये वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग लॉ में, हार्मोनियस करने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। एक बार हाँ बोल के फिर ना, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था। A clause that begins with the words notwithstanding, बहुत सारा क्लॉज ऐसे बना जाता है जो notwithstanding से यूज होता है, notwithstanding anything content, इसका मतलब है called a non-obstinate, non-obstanty clause, non-obstanty clause. That means unlike the subject to clause, मतलब subject to clause को अगर छोड़ो, the notwithstanding clause has the effect of making the provisions prevail over others, मतलब इसके जगह ये लॉ लागू होगा। When this term is used, then clause will prevail others over the other provisions, the clause will prevail over the other, मतलब उसके जगह ये आ जाएगा मेंशन देयर में कि परशुरामा रमैया वर्सेस पकारी लक्ष्मण के बीच में ऑल इंडिया रिपोर्टिंग में 1965 आंध्र प्रदेश 2020 220 में हुआ था। इट्स लाइक दैट, ऐसा कुछ है। एग्जांपल के तौर पे कुछ मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। नॉट विथस्टैंडिंग बहुत जगह में यूज किया जाता है, कुछ दिखाते हैं आपको। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैट्यूट, इफेक्ट का जगह में द क्लॉज विल ओवरराइड सच अदर सेक्शन और सबसेक्शन। एग्जांपल सेक्शन 42 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सबसेक्शन 11 जो है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10, any private placement issues not made in compliance of the provisions of subsection 2 shall be deemed to be a public offer, and all the provision of this act and the Securities Contract Act 1956 and the Security Exchange Board of SEBI Act 1992 shall be applicable। मतलब कहने का मतलब है सेक्शन 42 सबसेक्शन 11 आएगा, ठीक है, लेकिन वो इनके साथ मैच नहीं करेगा, जैसे कि मतलब 42-11 ये सबको क्या कर लेगा, ओवर मतलब प्रिवेल कर लेगा। The section notwithstanding anything contained in another section or subsection of that statute, the clause will override such other sections। ये क्लॉज आने के बाद बाकी सेक्शन ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है, बस यही बात है। such other section और subsections, जैसे 11 आने के बाद ये देखो, notwithstanding anything contained in subsection 9, subsection 10 या फिर subsection 2, ठीक है, उसमें वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 या सेबी एक्ट 1992 इसको भी ओवरराइड कर देता है। तो ये चीज आप लोग लॉ पढ़ते पढ़ते बहुत जगह में देखोगे कि एक रूल लाया जाता है तो पुराना जो रूल है वो ओवरराइड हो जाता है, और उसको ऐसे लिखा जाता है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन अनदर सेक्शंस, ठीक है, उसके साथ इसका कोई मैच नहीं है, तो ये ओवरराइड करके लिखा गया है। ऐसा आपको और भी दिखेगा। तो मेरा आप लोगों को एक ही सुझाव है कि प्लीज आप लोग जितना मैंने पढ़ाया
एग्जाम्पल जो और भी है प्लीज देखे, नोट्स है आपके पास, नहीं है तो मेरे को बताइए, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट दिन मैं आपको हेड ऑन केस और मिस्चिफ रूल बताऊंगा, आप लोग घर में खुद से भी गो थ्रू करें, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है। जो भी और भी एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट एरिया है जो आपको मैं और एक क्लास में स्टैट्यूट में बताऊंगा, बहुत वाइटल है। और साथ में मैं प्लीज आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग नोट्स के नीचे आपको प्रैक्टिस करने के लिए 7-8 क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछते ही हैं। जैसे यहाँ पर हेड ऑन केस के बारे में नेक्स्ट दिन बताऊंगा तो हेड ऑन केस बताएंगे, या फिर ये देखो सर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, जो मैं आपको आज करा दिया, ठीक है। तो अगर आप आंसर भी दिया हुआ है कैसे लिखना होता है, प्लीज लिख के पढ़िए। अगर कोई डाउट क्रिएट होता है मुझे बताइए, लेकिन अभी भी कुछ बातें कहना बाकी हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए फिर से बोलूंगा, और फिर इसके ऊपर मैं टेस्ट अरेंज करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं ये भी दे सकता हूँ, कोई दूसरा क्वेश्चन भी दे सकता हूँ जो यहाँ पर है नहीं, बट अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कोई भी आंसर पुट करके जवाब दे सकते हैं। जो मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं आपको, अब उसको तो जरूर पढ़िए, लेकिन कुछ अननोन क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकता है, बिकॉज इतना तो इस लेवल में हो ही सकता है। तो सर आज इतना ही है, कोई क्वेश्चन है तो करो, अदरवाइज सर टाटा। बोलो सर, समझ में आ रहा है ना? है ना था। ओके रोशनी, है सर। ओके ताता, अभिषेक, ज्योति, नंदिनी, ओके ओके प्रियाक्षी, ठीक है सर, ठीक है, फिर घर में पढ़ो सर, नोट्स अगर नहीं है तो बोलो, मैं शेयर कर लूँगा। लास्ट क्लास मिस है तो ले लो मेरे से, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा जो पर्पस चल रहा था वो काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत क्लास इधर उधर हो सकता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में चला दूंगा जिसका भी मेरे पास अवेलेबल होगा, तो या फिर मैं रिकॉर्ड करके आपके लिए निकलूंगा। तो प्लीज़ कुछ 2-3 दिन ऐसा हो इधर उधर होगा तो प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना, डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना सर। क्लास में जो भी टॉपिक, मैं क्योंकि मैं लाइव नहीं रहता, यूट्यूब में रहता हूँ वहाँ पर, तो अगर आपके मन में जो भी सवाल रहता है, क्लास अच्छे से करके कोई भी डाउट रहता है तो मुझे पूछ लीजिएगा। अगर ऐसा होता है, कोशिश करूंगा कि मैं लाइव क्लास लूँ ऑब्वियसली, बट क्योंकि कुछ रीजंस के कारण ऐसा हो रहा है, तो जस्ट आप लोगों को थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है सर? ओके, साक्षी सर। बाय ओके, सर। टाटा सर।